Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright friends, so now it is 9 p.m. and we'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हो? वोटिंग लाइन में ट्रू फॉल्स में बताइए. विराट, बशिंदर, शिवा, मंजली, अंकिता, गौरव, हर्ष, जाहिदा, नजदान सर, जस्ट वी मूव फॉरवर्ड. करीब 2% लोग बोल रहे हैं नहीं देख सकते, तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करिए. क्रोम ब्राउज़र यूज करो, एड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. होपफुली इट शुड वर्क. मोबाइल ऐप से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट आए नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद मुझे गूगल फॉर्म से पूछ लो, जिसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. और फिर वेडनेसडे एक पीडीएफ फाइल बना के मैं उसके जवाब अपलोड कर देता हूं. लास्ट वीक जितने क्वेश्चन आए थे, आई थिंक अप टू मंडे या ट्यूसडे तक के जवाब बना के मैंने अपलोड कर दिया. अनअकैडमी के लर्न ऐप में आपको वो सब दिख जाएगा. प्रश्न वो किधर है? अनअकैडमी का लर्न ऐप को डाउनलोड करो, उसमें कम्युनिटी टैब में जाओ, मेरी प्रोफाइल में पटेल को फॉलो करो, उसमें आपको सब मिल जाएगा. जो भी आपने गूगल फॉर्म से पूछा उसके भी जवाब, और ये जो हैंडआउट भी मैं अपलोड करता हूं वो भी. हैंडआउट डाउनलोड करने के लिए वहां पर जब आप पीडीएफ फाइल खोलते हैं तो यहाँ टॉप सेक्शन में 3 डॉट्स होते हैं. वो डॉट्स को क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं. दिस इज इफ यू हैव मोबाइल फोन. कुछ लोग डेस्कटॉप से देखते हैं, तो उसमें आप मेरी प्रोफाइल पे जाओ, वहां पर पीसीबी 10 रफ्तार को क्लिक करो और उसका नया पेज खुलता है. उस पेज के अंदर अपडेट बटन को क्लिक करो, राइट हैंड साइड से साइड बार खुलती है, उसके अंदर आप इस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं. इस बार हैंडआउट अपलोड होने में वैसे मैं 7 बजे अपलोड करने की कोशिश करता हूं, पर डिले इसलिए हो गया कि वो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस सिस्टम है उसने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल कर दिया और फिर फाइल करप्ट हो गई और वो सब ठीक से खुल ही नहीं रहा. सो द हैंडआउट गॉट डिलेड. आपको मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि हमेशा अपनी फाइल्स का बैकअप रखो. हार्ड डिस्क उड़ जाए आपकी या मोबाइल खराब हो जाए तो एटलीस्ट गूगल ड्राइव के अंदर चीज़ों को सेव करना चाहिए एक कॉपी. क्योंकि आप समझो सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, फिर आप वापस आए क्या मुझे दे दो, तो फिर वो कंपनी के ऊपर है, वो आपको डिलीट हुई फाइल वापस दे नहीं दे. व्हेन योर सब्सक्रिप्शन इज ओवर, तो खुद की कॉपी हमेशा सेव करके रखो. खैर, मैं सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा उन लोगों की जो बहुत ही छोटी बुद्धि से काम कर रहे हैं. सपोज लास्ट ईयर या किसी साल यूपीएससी ने पूछा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो छोटी बुद्धि वाले आजकल क्या चला रहे हैं कि अच्छा खिलजी का पूछा तो मैं नेक्स्ट ईयर खिलजी का पढ़ूंगा, मैं मुगल सल्तनत नहीं पढ़ूंगा. तो भाई वो भी तो मिडाइवल इंडिया ही है, मध्यकालीन भारत है. यूपीएससी के स्टैम्प पेपर पे आपको लिख के दिया है कि वो नहीं पूछेंगे, ये पूछा वो नहीं पूछेंगे. उसी तरह यही छोटी बुद्धि वाले लोग गूगल फॉर्म में क्या प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा कॉमर्स मिनिस्ट्री के बारे में पूछा था 2 साल पहले, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री का तुमने सब दिया हैंडआउट में, इतना सब क्यों करना है? तो माय आर्गुमेंट टू देम इज सेम भाई. यूपीएससी ने आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया हो कि नहीं पूछेंगे, मत करो. मैंने तो आपसे फी ली है, तो मेरी तो रिस्पांसिबिलिटी थी आपको कंटेंट देने की, मैंने दे दी. तो हैंडआउट सुकून से पढ़ के आओ. मैंने आपको बोला था बहुत सारे छोटे-छोटे फैक्ट मैं क्लास में नहीं करता, वो आप हैंडआउट में देख लो, वरना 40 मिनट उसका वीडियो है. फॉर एग्जांपल हैंडआउट आप पढ़े तो आपको मिलेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे और उसके नीचे फैक्ट्री है गवर्नमेंट की ओपीएम फैक्ट्री. ये सरकार अफीम का धंधा क्यों करती है भाई? उसके अंदर से सब मेडिकल चीजें बनती हैं, पेन किलर्स वगैरह दवाइयां बनती है, कैंसर के बाद जो भी सर्जरी हुई तो उसकी उसमें मेडिसिन होती है सब. सो दिस इज ऑल गिवन इन योर हैंडआउट. अब जो टेस्ट हुई कि अच्छा गवर्नमेंट की ओपीएम फैक्ट्री का कौन है मालिक, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. दैट इज आंसर. क्यों ये सब इंडिया बुक में दिया है, आपके हैंडआउट में दिया, आपको पढ़ के आना था. 75% लोगों ने करेक्ट किया, 800 लोगों ने टेस्ट दी, उनको बताई. बाकी 25% को मेरे ये पूछना है कि आपको अलग से इन्विटेशन कार्ड में लिखूं कि पढ़ के आओ. अब पढ़ लो, वरना नुकसान आपका है. अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, जवानी खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चले. अभी बीच में कल की बात है, इधर मुझे 2-3 लोगों ने बायोडाटा भेजे जो समझो कि 5 साल पहले से तैयारी कर रहे थे, कहीं उनका नंबर नहीं लग रहा कि इवन अकेडमी में कुछ पोजीशन हो तो हमें छोटी मोटी नौकरी चाहिए, कि वो तो मैंने आगे भेजा जो. बट पॉइंट इज लोग परेशान है क्यों? क्योंकि जब मेहनत करनी थी करी नहीं उन्होंने. एनीवेज जो अपनी टेस्ट हुई थी पिलर 2A1 की 70% कि हाउ आरबीआई रिक्वायर्स कि सभी बैंकों ने अपने लोन का 40% प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में देना है, और अगर ये कोटा कंप्लीट नहीं किए तो शॉर्टफॉल का पैसा अलग-अलग फंड्स में जाएगा. जैसे नेशनल हाउसिंग फंड के नेशनल हाउसिंग बैंक के नीचे यूआईडीएफ नाम का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सम फंड हैज बीन डेवलप्ड. और वो कब और कैसे डेवलप किया? तो लेटेस्ट बजट 2023 ने बोला कि ऐसा करना है. हाँ, तो बजट अनाउंस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इट विल रिसीव मनी फ्रॉम वेयर, तो किधर से? प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल से. तो 36% लोगों ने करेक्ट किया, मतलब उनको भी याद है कि पिलर 1 2 में हमने ये कुछ पढ़ा था. बाकी सब लोग कितने 64% लोग, तो भाई ये तो कैसे चलेगा? याद रखो सब. इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या था? आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा, फिर आपको प्रॉफिट होता है, इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होगा ताकि ये कैपिटल गेन्स टैक्स कम भरना पड़े. तो किसके साथ जुड़ा है? एडजस्टिंग प्रॉफिट अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड टैक्स लायबिलिटी. तो सीधी सी चीज है ना भाई, एक लाइन का मुद्दा है, हमने आराम से पढ़ा. 92% लोगों ने करेक्ट किया, तो बताइए बाकी 8% लोग क्या कर रहे हैं? मतलब व्हाई आर दे हियर? दिल बहलाने मत आओ, ये इंडियन आइडल नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. इसमें पिरामिड होता है, पिरामिड के अंदर एकदम टॉप में जो होंगे 1000-1200 लोग, उनका ही सिलेक्शन होना है, बाकी सबका कुछ नहीं होना है. सो प्लीज डू नॉट टेक द कॉम्पिटिशन लाइटली. आप समझो 800 लोगों ने परीक्षा दी तो 200 लोग ऊपर है, तो बाकी 600 लोग, उनको तो इमेजिन जब रियल यूपीएससी एग्जाम में 20 30 40,000 सीरियस कैंडिडेट से टक्कर लेनी होगी तब आप किधर रहोगे. सो डोंट टेक एनीथिंग कैजुअली. टीडीएस टीसीएस में भी मैंने आपको बोला था, मैं आपको प्रिंसिपल समझा रहा हूं, बाकी डिटेल्स हैंडआउट से देखना. हाँ, तो कौन सी चीजों पे टीडीएस लगता है? तो जैसे डिविडेंड आपको पे होता है तो कंपनी उसमें से टीडीएस कट कर लेगी ताकि बाद में आप इनकम टैक्स भरोगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा. जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी जो फैकल्टी को पेमेंट करता है उसमें कट होता है. सो यस, इट इज सब्जेक्टेड टू टीडीएस. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इट इज डिलीटेड, करेक्ट, बट इनकम टैक्स इज नॉट डिलीटेड. तो डिविडेंड पे इनकम टैक्स भरना, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मॉनिटर कैसे करता है? अलग-अलग पेमेंट पे टीडीएस कट करवा के. तो अभी देखो 4 स्टेटमेंट थे, कितने पे टीडीएस लगता है. परचेज ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट हो तो 1% टीडीएस लगता है बिटकॉइन खरीदने पे, करेक्ट. कंपनी पेइंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर, वो भी करेक्ट है, हैंडआउट पढ़ के आओ. पर्सन विड्रॉइंग करोड़ ऑफ रुपीस फ्रॉम हिज अकाउंट, खुद के अकाउंट से करोड़ों रुपया विड्रॉ करोगे तब भी टीडीएस कटेगा, मैंने आपको बताया था. वो कपिल शर्मा की शादी का फोटो याद करो. चौथा देखो आप, इंडिविजुअल कस्टमर जब एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन पर्सनल यूज के लिए खरीदे तो उस पे क्या लगेगा? वो तो इनडायरेक्ट जीएसटी लगेगा ना, उस पे टीडीएस वगैरह कट होने की बात नहीं आती. अब तो आप टीवी फ्रिज कुछ खरीदने गए या कुछ ब्रेड बिस्किट थे तो दुकानदार आपको तुम्हारा टीडीएस काटूं, पान कार्ड नंबर लिख के बताओ, नहीं. सो 1 2 3 आर करेक्ट. सो द आंसर इज हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट? द आंसर इज ओनली 3 ऑफ देम आर करेक्ट. सपने देखना अच्छी बात है, पर उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है. अभी कितने 7 महीने के आसपास हैं, कुछ लोग बीमार भी हो गए थे, एंड आई एक्सेप्ट दिस. अभी ये सीजन ऐसी वायरल चल रही है, कुछ टीचर्स भी बीमार हो गए हैं, अलग-अलग सिटी में, स्टेट में लोग भी बीमार हो रहे हैं. दैट इज ट्रू. तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अब आप समझो ऐसी तो एक्सीजेंसी कंटीजेंसी आने ही वाली है. हम कहे 220 डेज है मेरे पास, तो इसमें आप समझ के चलो 15-20-30 दिन ऐसे भी जा ही सकते हैं. तो हमेशा डेडलाइन जो है उसके लिए दौड़ते रहो. अभी तो आराम करो, हेल्थ करो, फिर वापस उसको रिकवर करो. टारगेट में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मुझे जिस प्रकार से लोगों के टेस्ट में स्कोर आ रहे हैं, एक बार वापस से उनको जरा करंट देना जरूरी है. दिसंबर तक ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए. नहीं खत्म हो रहा है तो फरवरी 2024 तक खत्म होना चाहिए. फरवरी महीने के एंड तक जीएस का सिलेबस खत्म होना चाहिए. नहीं हो रहा है तो फिर जीएस मेंस के मुद्दे अभी छोड़ दो, उसको प्रीलिम के बाद जून महीने में करना. वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडियन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह. पर मैक्सिमम कोशिश होनी ये सब अभी खत्म हो जाए. मुझे गूगल फॉर्म में एक आदमी ने ये पूछा कि जो 3 महीने बचेंगे मेंस के लिए फ्रॉम सपोज जून टू अगस्त, उसी में मैं मेंस और ऑप्शनल कर देता हूं ना. मैं तो अभी तो प्रीलिम का फोकस करता हूं. क्या आपको लगता है यूपीएससी जिस लेवल के आजकल मेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है उतनी सब डेप्थ आप 3 महीने में कवर कर पाओगे? नहीं. वो तो अभी से दौड़ना चालू करो तो काम. बाकी जो बचता है मार्च और अप्रैल, उसमें तो ज्यादा रिवीजन और मॉक टेस्ट वगैरह देने, और मई महीने प्रीलिम से उसको देनी. टारगेट लेके चलो.
देखिए ऑलरेडी पिलर 2 के अंदर भी हमने फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन एंड डायरेक्ट टैक्सेस वो कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग आगे बढ़े हैंडआउट नंबर 2 जहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड जीएसटी हम लोग देखने वाले हैं। इसका भी मैं हैंडआउट अपलोड कर चुका हूं। जो लोग बीमार थे थोड़ा बैकलॉग चल रहा है, नो वरीज, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, जैसे ही आप तो वापस हेल्थ अच्छी हो जाए तो लग जाओ काम पे। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बजट का रेवेन्यू पार्ट इन और उसके अंदर जो इनकमिंग मनी गवर्नमेंट जो पैसा अर्न कर रही है जिसको हम रेवेन्यू रिसीव। सब टॉपिक टैक्सेस, टैक्सेस के अंदर हमने डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स, कंपनियों के प्रॉफिट पे, इनकम टैक्स, इंसानों की आमदनी पे वो देख लिया। नाउ वी आर मूविंग टू इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी, एक्साइज, कस्टम्स, ये सब चीजें समझनी और उसके अंदर भी पहले थियरी समझनी है और उसके बाद एग्जैक्ट जीएसटी में हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है ऑलरेडी हम 2-3 बार समझ चुके हैं। जब आप एक कार परचेज करते हैं कि सपोज 1 लाख की कार है, उस पे 28% जीएसटी है, तो आपने एंटायर अमाउंट सपोज 1.28 लाख रुपीस कार शोरूम ओनर को देना है। एंड देन उसमें से जो भी 28% जीएसटी है वो कार शोरूम ओनर गवर्नमेंट में डिपॉजिट करेगा। अब वो 28 है तो हाफ डिवाइड हो जाएगा कि उसका 14 जाएगा यूनियन को सीजीएसटी में, सेंट्रल जीएसटी, और बाकी 14 जाएगा स्टेट को एसजीएसटी। ये कैसे काम करता है आज और कल आराम से हम लोग पढ़ने वाले। बट द पॉइंट इज आप सीधा टैक्स पे नहीं करिए, ऐसे जा रहे लाइक दिस, यू आर पेइंग टू द शॉपकीपर एंड ही इज पेइंग टू द गवर्नमेंट, देयरफॉर इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि उसमें टैक्स का इंसिडेंस और इंपैक्ट अलग-अलग एंटिटी पे होता है। वो इंसिडेंस और इंपैक्ट क्या है हम लास्ट वीक पढ़ चुके हैं। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसके भी रेट या परसेंटेज के हिसाब से वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। देखिए एक तो है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी ऐसी चीज है कि जो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है, किसी वस्तु के उत्पाद पे लगने वाला ये टैक्स है जिसको कहते हैं उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी। तो समझे नाम में लिखा है उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी उत्पाद मींस प्रोडक्शन पे लगता है। हाँ तो इधर आप रेट देखो, सिगरेट उसने कैसे रेट लिखा है, फिल्टर सिगरेट्स लेंथ एक्सीडिंग दिस एमएम बट नॉट एक्सीडिंग दिस, मतलब इतनी लंबाई की जो सिगरेट है उस पे कितना एक्साइज ड्यूटी है, रुपीज 260 पर 1000 नंबर्स, 1000 नंग सिगरेट बनाओगे तो उस पे 260 रुपीज एक्साइज ड्यूटी लगनी है। तो ये तो टैक्स आप देखो परसेंटेज में नहीं है। अभी हमने देखा टैक्स तो परसेंटेज में होना चाहिए भाई कि 28% जीएसटी ऑन कार परचेज, यहाँ तो अलग है 260 रुपीज पर 1000 यूनिट्स। तो ऐसे ये है तो एक्साइज ड्यूटी पर, इसको आप क्या कहेंगे, किस टाइप का टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स से करेक्ट, उसमें भी सब टॉपिक स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट, इट इज नॉट डिवाइड ऑन प्राइस और परसेंटेज, इट इज डिवाइड ऑन यूनिट्स। मतलब आप समझो ये सिगरेट 10 रुपए की होती, 20 रुपए की होती, 50 रुपए की होती थी, गवर्नमेंट डिड नॉट केयर। वो क्या बोल रहे हैं, नहीं 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 260 रुपए टैक्स है। तो ऐसा ये टैक्स है जो कि इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, इट इज नॉट बेस्ड ऑन वैल्यू या प्राइस या परसेंटेज। ऑन द अदर हैंड अब देखो टोबैको, जर्दा सेंटेड टोबैको, पान मसाला, गुटखा, इन पे टैक्स कैसा लगा है कि एक्साइज ड्यूटी इस तरह से लगा है 6%, 6%, 6%, मतलब सपोज दिस वाज 10 रुपीस, हाँ तो इस पे कितना 6% के हिसाब से टैक्स लगेगा। सो व्हेनेवर द टैक्स इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू के हिसाब से जब टैक्स मांगा जाता है तो ऐसे टैक्स को क्या कहेंगे, एड वैलोरम टैक्स। मतलब टैक्स तो वही है, प्रोडक्शन हो रहा है तो एक्साइज ड्यूटी लग रही है व्हिच इज एक्ट, पर एक्साइज ड्यूटी के भी दो टाइप्स हो गए कि कुछ प्रोडक्ट पे लगता है यूनिट के हिसाब से स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट, कुछ प्रोडक्ट पे लगता है परसेंटेज के हिसाब से, तो एड वैलोरम टैक्स हो गया। एड वैलोरम मींस ऑन वैल्यू एंड एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, जो भी प्राइस है 10 रुपए तो उसका इतना परसेंटेज। अब आपके अपन ये सभी ऐसी मगजमारी क्यों करें, सीधा सीधा मांगो 6% या 10%। तो स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट कि सपोज 260 रुपीस पर 1000 यूनिट, ऐसा जब टैक्स करते हैं उससे क्या फायदा होता है। अगर ऐसे टैक्स में थोड़ा भी इंक्रीज किया जाए कि सपोज 260 की जगह 270 कर दिया जाए तो कंपनी सारा जो बर्डन है वो कस्टमर पे थोप देगा। तो इससे क्या होगा, सिगरेट बहुत महंगी हो जाएगी एंड देन जो लोग पीते हैं सिगरेट कम पिएंगे क्योंकि बिकॉज इट विल बिकम एक्सपेंसिव। अब इसको मैं एग्जांपल से समझते हैं बोलना क्या चाहता है। सपोज देयर इज अ पैकेट ऑफ टाइगर बिस्किट जिसका कॉस्ट प्राइस है 6 रुपीस, ब्रिटानिया कंपनी चाहती है इस पर मुझे 2 रुपये प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि ब्रिटानिया कंपनी ने सेलिंग प्राइस डिसाइड किया 8 रुपीस, 6 + 2 8। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, सपोज कि जो सेलिंग प्राइस है उस पर हम 25% इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, एक्साइज कुछ हमको मांगना है, तो फाइनल एमआरपी क्या होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस हो जाएगा 10 रुपीस, क्योंकि 8 रुपीस तो है ही प्लस उस पर 25% टैक्स है, सो द प्राइस विल बिकम 10 रुपीस। अब प्रश्न ये है कि सपोज गवर्नमेंट ने ये जो 25% टैक्स था उसको इंक्रीज करके बोल दे कि 30% होगा, तो क्या होगा। दो बातें हो सकती है, टू थिंग्स कैन हैपन। वन, कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दे कि सपोज ये 10 रुपये का माल है, अब से 12 रुपये का हो जाएगा। या सेकंड ऑप्शन कंपनी ये करे कि वो क्वांटिटी कम कर दे कि सपोज इसमें पहले 5 बिस्किट आते थे उसकी जगह 4 बिस्किट आपको दे। दो बातें हो सकती है। व्हेन द टैक्स इज इंक्रीज, पहले 25% था जिसको बढ़ा के 30% किया, तो सरकार अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दे तो हो सकता है विक्रेता सारा बोझ जनता पे डाल दे। इट इज पॉसिबल दैट सेलर विल इंक्रीज द एमआरपी एंड पास ऑन द एंटायर बर्डन ऑन द कस्टमर कि भाई अब से सेलिंग प्राइस तो देखो मैं तो 8 रुपीस ही रखूंगा, पर ये जो टैक्स था पहले 25% अब से मैं बढ़ा के कर रहा हूं 30% क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है। सो नाउ द फाइनल एमआरपी विल बी 10 रुपये एंड 40 पैसा। सो दिस इज ऑप्शन ए, सेलर ऐसा कर सकता है, हाँ लीगली अलाउड है। बट इसमें तकलीफ क्या है, एक तो प्रोडक्ट का अगर प्राइस इंक्रीज कर देगा पब्लिक शॉपिंग कम करेगी तो सेलर का अपना सेल्स वॉल्यूम कम हो जाएगा, और दूसरा 40 पैसे मतलब क्या, छुट्टे की मगजमारी 40 पैसे कैसे दो, आपको आजकल तो ये यूपीआई पेटीएम है तो आप कर सकते हैं, बट अदरवाइज इट वाज इनकन्वीनियंट। सो दिस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या कर सकता है कि सेलर का ठीक है मैं एमआरपी चेंज नहीं करता, मैं 10 रुपीस में ही बेचूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो सेलर ने अपना सेलिंग प्राइस कम कर देना चाहिए कि 8 रुपये की जगह मैं 770 कर देता हूँ और उस पर 30% टैक्स है, तो ऑटोमेटिकली 10 रुपये, मतलब आई एम विलिंग कि मैं अपना प्रॉफिट कम कर दूंगा ताकि आप पे अल्टीमेट प्राइस सेम टू सेम रहे, ये हो सकता है। या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में कहूँ कि ही कुड रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ बिस्किट्स, हो सकता है वो पैकेट में बिस्किट ही कम डाले कि अब से देखो सेलिंग प्राइस 8 नहीं मैं 770 करता हूँ प्लस उस पर 30% टैक्स, आपको तो 10 रुपये में मिल रहा है, पर जो मैं पहले आपको सपोज इसमें 12 बिस्किट देता था अभी मैं 11 बिस्किट दूंगा। हाँ तो हम लोग बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ये जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें भी स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट कि सपोज 260 रुपीस पर 1000 यूनिट ऐसा चार्ज हो रहा है, एंड देन सपोज गवर्नमेंट डिसाइड करे कि हेंसफॉर सिगरेट पे 300 रुपीस पर 1000 यूनिट हम चार्ज करेंगे। तो इस केस में ये आईटीसी या गोल्ड फ्लेक या जो भी कंपनियां सिगरेट बनाती है वो लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बी सिगरेट की क्वांटिटी कम कर देंगे एक ही पैकेट में, या ऑप्शन ए दे विल रेज द प्रोडक्ट प्राइस। तब समझो ये तो एडिक्शन वाली चीज है ना, तो कंपनी तो सोच व्हाई शुड आई रिड्यूस द क्वांटिटी और रिड्यूस द प्राइस, वो तो पीना है तो आएगा ही आएगा। सो व्हाट कंपनी विल डू, कंपनी विल रेज द प्रोडक्ट प्राइस, वो भाव बढ़ा देगी, उसको पता है पीने वाला आएगा ही आएगा, बिकॉज एडिक्ट कैन नॉट अवॉइड द कंजम्पशन। तो सेलर क्या करे, प्राइस इंक्रीज करे, अल्टीमेटली जो बायर है उसको क्या, ही विल स्टॉप द एडिक्शन, वो धीरे धीरे कम पीना चालू करेगा कि भाई ये तो बहुत महंगा हो गया। सो इट कैन हेल्प रिड्यूसिंग द हार्मफुल कंजम्पशन। ये लॉजिक के साथ कुछ चीजों पे स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट चार्ज किया जाता है। इसके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के ग्राफ होते हैं कि देखो ये प्रोडक्ट की प्राइस ऐसे होगी तो डिमांड कब ऐसे शिफ्ट होता है वगैरह, अपन वो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट एक्सेप्ट इट।
अब कुछ लोग इधर झंडा उठाएंगे कि अगर आपका यही आर्गुमेंट है कि स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट चार्ज करने से पब्लिक विल कंज्यूम लेस ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो फिर ये गुटखा टॉपिक को भी 6% क्यों रखा है, उसके अंदर भी ऐसा कर दो। तो वो तो गवर्नमेंट ने अपने जो इकोनॉमिस्ट बिठा के सोचा होगा, तो एट सम प्लेस दे विल डू दिस, एट सम प्लेस दे विल डू समथिंग एल्स। एनीवेज, तो ये जो स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट था कि 260 रुपीज पर 1000 यूनिट्स ऑफ सिगरेट्स, इसमें तकलीफ क्या है, व्हाट आर द कॉन्स या सेट्स क्या। पहला, डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर, क्योंकि इसमें हर एक फैक्ट्री के बाहर आपने एक इंस्पेक्टर बिठाना पड़ेगा, हु विल काउंट द नंबर ऑफ सिगरेट्स एंड देन फिर से अच्छा 1000 है तो इतना है, 2000 है तो इतना है, एंड देन ही विल डिमांड सम ब्राइब्स फ्रॉम द फैक्ट्री कि भाई तुम मुझे पैसा दे दो, मैं कम काउंट करूंगा, ज्यादा काउंट नहीं करूंगा। तो लिटिगेशन भी, मतलब ये भी हो सकता है वो ज्यादा काउंट कर ले, फिर कंपनी कोर्ट में चली जाए किसने गलत काउंट किया था, लिटिगेशन, मुकदमेबाजी, ये सब चलता है। देयरफॉर इट इज नॉट प्रैक्टिकल, व्यावहारिक नहीं है कि हर एक चीज पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए। कुछ चीजों पे गवर्नमेंट को लगता है कि हम कर सकते हैं तो उधर करती। फॉर एग्जांपल सिगरेट के केस में होगा कि सिगरेट बनाने वाली कंपनियां मान लो 5 हो, आईटीसी गोल्ड फ्लैग, मुझे नाम नहीं आती क्योंकि मैं पीता नहीं, पर सपोज कि 5 ही कंपनी है, देन इट इज इजी फॉर कंपनी, देन इट इज इजी फॉर गवर्नमेंट कि 5 जगह 5 इंस्पेक्टर खड़े कर देते हैं, वो हो गया। पर आप समझते हैं ये जो गुटखा वगैरह है उसकी तो इतनी सारी कोई हिसाब ही नहीं है, आपको हिसाब नहीं है कि विमल और दूसरा मानिक चल, पर बहुत सारे छोटे छोटे फर्जी डुप्लीकेट भी चलते हैं, सो देन गवर्नमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उधर वो परसेंटेज गेम खेलती है। एनीवेज, वो सारी और माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें हम जान ही रहे थे, बेसिक जो समझना था हमने समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज पिगोवियन टैक्सेस, वेरी इजी। एक्सटर्नलिटी क्या है, सपोज सीमेंट फैक्ट्री है तो उसका मालिक खुश है, उसका मजदूर भी खुश है कि मुझे तो जॉब मिल गई, पर जो थर्ड अनरिलेटेड पार्टी है, बटरफ्लाई इज अनहैप्पी क्योंकि एयर पोल्यूशन है, लड़की अनहैप्पी बिकॉज उसको खांसी आ रही है, एयर पोल्यूशन है, तो जो अनरिलेटेड थर्ड पार्टीज पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नलिटी बाहर। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ये कंपनी बहुत सारी ट्री प्लांटेशन करती है, कुछ स्कूल खोल देती है, एक्स वाई जेड, तो अच्छा भी हो जाता, पर यहाँ बुरा हो रहा है। तो एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, आप समझो इंग्लिश का मतलब ऐसा नहीं उसको इंग्लिश आता है, इंग्लिश शब्द यहाँ जो ऐसे एडजेक्टिव होता है उसका मतलब कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, अंग्रेज था वो। तो इकोनॉमिस्ट था आर्थर सी पिगू, उसने ये कहा कि ऐसी जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट है, चाहे पॉल्यूशन करने वाली इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सिगरेट है, अल्कोहल है, जो कि इनडायरेक्टली नेगेटिव इंपैक्ट करती है सोसाइटी पे, इन पे हमने ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। सपोज नॉर्मल चीज पे 18% जीएसटी लगता हो, ये सब पे 28% जीएसटी लगाओ, ऐसी सब उसकी लॉजिक थी। तो वो अलग टैक्स नहीं है, वो तो जीएसटी है, बट सपोज हम कोई हार्मफुल प्रोडक्ट पे ज्यादा जीएसटी लगाते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि ये पिगुवियन टैक्स है। सो पिगुवियन टैक्स मींस व्हाट, व्हेन यू इंपोज हाई परसेंटेज ऑफ टैक्स ऑन सम प्रोडक्ट्स दैट आर क्रिएटिंग नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, जैसे पेट्रोलियम, टोबैको, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स पे ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं। आपके पेट्रोलियम पे क्यों, भाई उससे एयर पोल्यूशन होता है इसलिए। आगे हम समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के पॉजिटिव नेगेटिव आर्गुमेंट जो थे। तो इनडायरेक्ट टैक्स के क्या नेगेटिव आर्गुमेंट्स हैं या उसके क्या पॉजिटिव आर्गुमेंट्स हैं। डायरेक्ट टैक्सेस आप याद करो, उसका बेस नैरो था कि सपोज अप टू 5 लाख रुपीज इन द ओल्ड टैक्स रिजीम या अप टू 7 लाख रुपीज इन द न्यू टैक्स रिजीम, तब तक तो कोई टैक्स था ही नहीं, तो बहुत सारे लोग तो खुशी हैं, उनको टैक्स भरना नहीं है। तो जब मैं इसका पिरामिड बनाऊं कि कितने लोग भर रहे हैं टैक्स, तो पता चले कि इनकम टैक्स वगैरह का बेस काफी नैरो है कि खाली 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी। ऑन द अदर हैंड जीएसटी और बाकी जितने इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें क्या है, एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति जो बिस्किट परचेज करे, गवर्नमेंट में बिस्किट इज 18% जीएसटी, तो रिच पर्सन है उसको भी देना है, पुअर पर्सन है उसको भी देना है। तो जब मैं इसका पिरामिड बनाऊं इनकम के हिसाब से, गरीब लोग नीचे, अमीर ऊपर है और अमीर ऊपर, तो पिरामिड का जो बेस है इट इज मे बी बहुत सारा लंबा बेस है, 15 सेंटीमीटर। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वाइडर बेस, ज्यादा चौड़ा होता है, ज्यादा लोगों को कवर करता है। सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी वगैरह परोक्ष करके क्या फायदे। पहला, उसमें हम पिगुवियन टैक्स का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि विमल, सिगरेट, अल्कोहल वगैरह पे वी कैन इंक्रीज द टैक्स 18 नहीं 28% लगेगा, एंड देन वी कैन ट्राई कि उसे पब्लिक उसको कम यूज करे, टैक्स बढ़ा देते हैं, ये काम हो सकता है। सेकंड, इट इज कन्वीनियंट टू कलेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने सारे इंस्पेक्टर को डिप्लॉय नहीं करना पड़े। कार शोरूम का मालिक खुद से एक जात का टैक्स कलेक्टर है, ट्रेडर हिमसेल्फ एक्ट्स एज अ ऑनररी टैक्स कलेक्टर। इधर ऑनररी का मतलब सम्माननीय नहीं, ऑनररी मतलब उसको सैलरी नहीं मिलती है। लेट मी गो बैक, सी आपने कार शोरूम मालिक को 1.28 लाख रुपीस प्राइस प्लस जीएसटी पे किया और कार शोरूम ओनर ने 28,000 गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया, तो क्या गवर्नमेंट ने इसको सैलरी दिया है, जब कोई सैलरी नहीं है। यू आर टैक्स कलेक्टर एंड यू आर ऑनररी टैक्स कलेक्टर, ये तुम्हारा काम है, हम तुमको सैलरी नहीं देंगे, ये इनडायरेक्ट टैक्स का उसूल है। तो ये उसका फायदा है कि गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू डिप्लॉय सो मेनी इंस्पेक्टर्स बिकॉज़ इट इज मोर कन्वीनियंट टू कलेक्ट। थर्ड, वाइडर बेस है, मैंने आपको पिरामिड बना के बताया। नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या इसके नुकसान है। दे आर रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव क्या होता है, वो इनकम पिरामिड के अंदर गरीब आदमी उसकी ज्यादा इनकम को चूस लेता है, वो पूरा मामला क्या है 15-20 मिनट हमने पढ़ा था लास्ट वीक, देख के आओ। व्हाई इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज जीएसटी दे आर रिग्रेसिव इन नेचर, क्योंकि गरीब आदमी की आमदनी का ज्यादा हिस्सा चूस लेता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके कलेक्शन की सर्टेनिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल टाइगर बिस्किट, अगर गवर्नमेंट इस पे 12% जीएसटी रखती है तो क्या पब्लिक ज्यादा खाएगी टाइगर बिस्किट। क्या गवर्नमेंट इस पे 18% जीएसटी कर देगी तो क्या पब्लिक कम खाएगी टाइगर बिस्किट। डिफिकल्ट टू से। अगर समझो मिल्क, मेडिसिन, सिगरेट, टोबैको होता तो यू कैन नॉट अवॉइड कंजम्पशन, कुछ तो आपको लेना ही होगा, पर बाकी जितनी चीज है कि आइसक्रीम या नया मोबाइल फोन, अब क्या आप ज्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे इसकी हमेशा सर्टेनिटी नहीं होती। सो गवर्नमेंट इज मोर अनसर्टेन अबाउट द एक्चुअल कलेक्शन कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस। सपोज आपकी 10 लाख सैलरी है एंड सपोज आप बैंक में जॉब करते हैं, तो गवर्नमेंट को सर्टेनिटी है भाई बैंक में नौकरी करता है तो रिटायर होने तक बैंक में ही नौकरी करेगा, तो इस मतलब से व्हाटएवर 5, 20, 30% जो हमको आना इनकम टैक्स वो तो सर्टेन है ही। सो इन केस ऑफ इनकम टैक्स देयर इज मोर सर्टेनिटी अबाउट द कलेक्शन कंपेयर टू जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स के और क्या डिमेरिट्स, इट इज हिडन इन द प्राइस। आप जो फ्रूटी पीते हैं, अब उसका जो भी 10 रुपये, मुझे नहीं लगता आजकल 10 रुपये में कोई चीज मिलती है, एवरीथिंग हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, अपन ने 10 रुपये मान के चलिए, बिस्किट 10 रुपये, शायद वो भी महंगा ही हो गया सब। सो नाउ यू आर पेइंग 10 रुपीज, तो क्या आप बाहर लेके झंडा लेके खड़े हो जाएंगे, व्हाई दिस सड़क इज हैविंग पॉटफॉल्स, इस पे क्यों गड्ढे हैं, मैंने तो जीएसटी भरा नहीं, क्योंकि आपको पिंच नहीं कर रहा है। दिस टैक्स इज हिडन इन द प्राइस, सीधी चुभन महसूस नहीं होती, इसलिए नागरिक चेतना को नहीं जगाता कंपेयर टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स समझो आपकी 10 लाख रुपये इनकम है, सीधा उस पे जो भी सपोज 20% इनकम टैक्स लगना है, आपको चुभता है, भाई चला गया। So then you are more conscious. Why government is doing this? Why government is not doing that? Why this street light is not working? Why hospital is not having good doctors? GST ऐसी civic consciousness नागरिक चेतना को नहीं जगाता। इनडायरेक्ट टैक्सेस की एक और तकलीफ है, इसमें कास्केडिंग इफेक्ट होती है जिससे करप्शन और इवेजन को मौका मिलता है, पर वो चीज क्या है वो ब्रेक के बाद हम लोग आराम से समझेंगे जीएसटी में। तो अभी के लिए उसमें जाने रहे, डोंट वरी, एक या दो ब्रेक के बाद उधर तक पहुंच जाएंगे। तो हमने डायरेक्ट टैक्सेस और अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस के सब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखे, बाकी और भी चीजें एंड ऑफ सुकून से देखो। आगे का मुद्दा कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, ये सब क्या है समझते हैं। देखिए सबसे पहले कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क। तो सीमा शुल्क मतलब क्या, बॉर्डर के आगे मतलब उधर या इधर जो माल आता है जाता है उस पर टैक्स लगे। सो कस्टम ड्यूटी इज डिवाइड अंडर कस्टम्स एक्ट ऑन व्हाट थिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सीमा पर जो भी वस्तु या सेवा आती है जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इस पे टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। अब समझो कस्टम ड्यूटी चलिए 12%, तो लेटेस्ट बजट आया, आपको क्या लगता है क्या करें। जो भी कोई रॉ मटेरियल हम बाहर से इंपोर्ट करते हो, मान लीजिए फर्टिलाइजर, ये यूरिया पोटाश वगैरह फर्टिलाइजर, या कोल,
कोयला जो सपोज हम लोग ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं, तो हमेशा हम लोग रॉ मटेरियल पे सपोज पहले कस्टम ड्यूटी लो, तो हो सकता है लेटेस्ट बजट में ये बन करे, क्योंकि कच्चा माल जितना सस्ता है भारत में, तो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन को इंप्रूवमेंट आएगी, जॉब्स क्रिएट हो सकता है। उसी तरह इंटरमीडिएट गुड्स, फॉर एग्जाम्पल माइक्रो प्रोसेसर चिप ताइवान से इंपोर्ट करते हैं, और उससे हमारे जो भी मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, आजकल जो महंगी वाली कार्स होती है उसमें भी चिप्स होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर चिप क्या है? रॉ मटेरियल इज नॉट द करेक्ट वर्ड, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो माइक्रो प्रोसेसर चिप भी बनी है सिलिकॉन से, तो सिलिकॉन इज रॉ मटेरियल, उसमें से बना माइक्रो प्रोसेसर चिप इज इंटरमीडिएट गुड, उससे कार बना, दैट इज फाइनल। तो इंटरमीडिएट गुड्स भी व्हेन दे आर इंपोर्टेड, गवर्नमेंट इज लाइकली टू रिड्यूस द कस्टम्स ड्यूटी। ऑन द अदर हैंड, अगर बाहर से फिनिश्ड गुड्स, तैयार माल इंपोर्ट हो रहा है, कि चाइना से ज्वेलरी, सोलर पैनल, टॉय कार्स अगर इंपोर्ट हो रहा है, तब जानते हैं जितना माल ज़्यादा इंपोर्ट होगा, अपने लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं उनको दिक्कत आ जाएगी, चाइनीज सस्ता माल इधर आ रहा है। सो गवर्नमेंट विल ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द कस्टम्स ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड फिनिश्ड गुड्स, पर से जो तैयार माल आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो उस पे गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की कोशिश करेगी, बट इट कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड लेवल, ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि डब्ल्यूटीओ नाम की ऑर्गेनाइजेशन उसने सब एग्रीमेंट करा के रखे, वो मामला क्या है, थर्ड पिलर, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्सडे वहां तक पहुंचेंगे, फिर देखते हैं। लास्टली, अगर कोई एडिबल ऑयल या पाम ऑयल या जो भी सोया ऑयल या ऑनियन या फर्टिलाइजर, ऐसी कोई भी चीज़ है जिसकी इंडिया में शॉर्टेज होगी, तंगी चले, किल्लत चले, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके इंपोर्ट पे लगने वाली कस्टम ड्यूटी को डिक्रीज करेगी, ताकि वो माल जल्दी से आ जाए और पब्लिक उसको खरीदे और खुश रहे। सो दिस इज द नॉर्मल पैटर्न इन कस्टम्स ड्यूटी फॉर इंपोर्ट्स। तब उसी लॉजिक पे समझो 2023 बजट में क्या किया होगा, जो भी कस्टम ड्यूटी इंपोर्टेड किचन चिमनी, इंपोर्टेड गोल्ड एंड प्लैटिनम ज्वेलरी वगैरह पे वो इंक्रीज करेगा, ताकि फॉरेन माल महंगा हो जाए, लोकल माल सस्ता दिखे, एंड पब्लिक विल प्रेफर टू बाय द स्वदेशी प्रोडक्ट्स। तो ये तो हमने समझा इंपोर्ट पे क्या। देन कस्टम्स ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट, हम जब माल एक्सपोर्ट करते हैं तब भी कस्टम्स ड्यूटी लगती है। तब गवर्नमेंट क्या करेगी, लॉजिक बदल देगी। सपोज इंडिया से हम लोग स्टील या कोल एक्सपोर्ट कर रहे होंगे यूएसए को, तो गवर्नमेंट उस पर कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट पे बढ़ा देगी, ताकि महंगा हो जाए, फॉरेनर्स उसको खरीदे नहीं, तो लोकल मार्केट में सप्लाई बनी रहे, एंड देन लोकल फैक्ट्रीज उसको यूज करके प्रोडक्शन कर सके। सो टू प्रिवेंट एक्सेसिव एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, गवर्नमेंट कुड इंक्रीज द कस्टम्स ड्यूटी ऑन सच एक्सपोर्टेड आइटम्स। फिनिश गुड पे क्या, सपोज इंडिया से बनाई हुई अम्ब्रेला, शूज, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, जितना एक्सपोर्ट है, मान लो पहले 12% कस्टम ड्यूटी लगती है, तो कम करके 11 क्यों, ताकि फॉरेनर्स को वो सस्ता लगे, वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदें, तो इंडिया में एक्सपोर्ट इंप्रूव हो जाए हमारे, एंड इट कैन हेल्प आवर इकोनॉमी। लास्टली, सपोज कोई चीज की भारत में शॉर्टेज हो गई, सपोज ऑनियन या ऑयल या कुछ, तो उसको एक्सपोर्ट करते वक्त इंडियन गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी बढ़ा देगी, ताकि फॉरेनर्स को वो चीज महंगी लगे और वो कम इंडिया से माल खरीदे, तो लोकल मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ जाए, लोकल पब्लिक कैन एंजॉय इट। सो कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये पैटर्न से चलता है। देखिए ये बेसिक पैटर्न है, हर चीज पे कितना कम ज्यादा किया वो हम समझने नहीं बैठेंगे, क्योंकि इतना एक तो यूपीएससी हर साल पूछती है, और कॉमन सेंस लगा तो 10 मिनट तो हो जाए, बट यूजुअली दिस इज द पैटर्न इन कस्टम ड्यूटी दैट इज इंपोज्ड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसके अलावा और भी टैक्सेस लगते हैं, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, फिर पैरेलल कुछ स्कीम्स भी चलती है, एमईआईएस, फिर एक है रोड टैक्स स्कीम चलती है। ये सबसे क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्या प्रमोट करना है, क्या लिमिट करना है वगैरह की बात है, प्रोटेक्शनिज्म है, डब्ल्यूटीओ है, ये सब क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे पिलर 3 में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 30 वहां तक जाते हैं। अब ये जो कस्टम्स ड्यूटी है, तो गवर्नमेंट ने सोचा है कि जितने वेब सीरीज आते हैं उससे ज्यादा कस्टम ड्यूटी पे सेस सरचार्ज लगा देने चाहिए, कि पब्लिक का दिमाग घूम जाए कि अच्छा ये वेब सीरीज थी कि वो वेब सीरीज थी। सो वैरायटी ऑफ सेस सरचार्ज आर बीइंग इंपोज्ड, हमें क्योंकि परीक्षा पास करनी है, सो वी विल प्रिपेयर इट। हाँ, तो विल प्रिपेयर इट, लेकिन फ्री फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं, विद 5 मिनट ब्रेक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। Three more minutes. Thirty more seconds.
और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वोटिंग लाइन कैन यू हियर मी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ट्रू फॉल्स में वोट करें। साक्षी, हर्ष, सुप्रिया, जतिन, भूपेंद्र, अकबर, त्रिभुवन, ईशा, जतिन, विराट एंड अदर्स आंसर इज जस्ट वी मूव फॉरवर्ड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है कस्टम्स ड्यूटी यानी सीमा शुल्क। इस पे अलग अलग जात के सेस एंड सरचार्ज लगते हैं। फॉर एग्जांपल 2018 बजट में गवर्नमेंट ने कहा कि अब से सभी इंपोर्टेड गुड्स पे जितना माल हम आयात कर रहे हैं उस पे कस्टम ड्यूटी तो लगेगी, करेक्ट, और उस कस्टम ड्यूटी के ऊपर 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा। तो ये कस्टम ड्यूटी जो भी सपोज 12% है उसके ऊपर 10% और ऐड करो करके जो भी आ रहा है वो यू हैव टू पे द फाइनल प्राइस। सो दिस इज ऑन इंपोर्टेड गुड्स, दिस इज नॉट ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स। इंडिया से माल बाहर भेजोगे तो कस्टम ड्यूटी लगेगी, करेक्ट, बट एक्सपोर्टेड माल पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगेगा। 2018 से चालू हुआ, मतलब इट इज स्टिल कंटिन्यूड, वी आर इन 2023, करेक्ट, बट इट इज स्टिल कंटिन्यू, चालू है। अब ये तो चल ही रहा था। उसके बाद 2020 के बजट में गवर्नमेंट बोल के आई एक और सेस लगाते हैं, 5% हेल्थ सेस ऑन द कस्टम्स ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड मेडिकल डिवाइसेस। समझो, ये जो भी एक्सरेज स्टेटोस्कोप वगैरह आप इंपोर्ट करते हैं उस पे कस्टम्स ड्यूटी लगती है, करेक्ट। और मैंने आपको बताया इंपोर्टेड ऑल टाइप ऑफ गुड्स पे 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है, दैट इज आल्सो करेक्ट। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, अच्छा बट इफ इट इज इंपोर्टेड मेडिकल डिवाइस तो उस पे एक और चीज लगा देते हैं, दैट इज 5% हेल्थ सेस ऑन दिस कस्टम ड्यूटी, और कस्टम ड्यूटी के ऊपर जो चलता है सरचार्ज उन सब पे ये लगेगा। मतलब बात ऐसी है कि सपोज आप जो भी एक्सरे मशीन इंपोर्ट किया उस पे सपोज कस्टम ड्यूटी 100 रुपी और उसके ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज चलो मान लीजिए 10 रुपीस। अब क्या बोले 5% हेल्थ सेस ऑन 100 रुपी प्लस 12 रुपी बोल के जो भी 5.6, तो टोटल टैक्स हाउ मच यू हैव टू पे, दिस प्लस दिस प्लस दिस बोल के जो भी है। अब हम एक्जैक्टली उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ब्रैकेट के बाहर क्या है अंदर क्या है, ये सब कुछ काम का नहीं है भाई। कुछ लोग कहते हैं तुमने ऐसा हैंडआउट में क्यों क्लैरिफाइड करके नहीं लिखा भाई, मुझे सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की एफिडेविट तो डालनी नहीं है, एमसीक्यू में एक एक लाइन में ये सब चीजों को पूछते हैं, सो दैट मच अंडरस्टैंडिंग इज इनफ। आगे बढ़ो। मेडिकल डिवाइस पे लगती है कस्टम्स ड्यूटी तो वो तो है, बट एडिशनली 5% हेल्थ सेस विल आल्सो बी देयर। नाउ व्हाट विल गवर्नमेंट डू विद दिस 5% हेल्थ सेस, इसका क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, मतलब नीति आयोग उनकी लिस्ट बनाता है और उनको बोलता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, और उन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम नए नए हॉस्पिटल बनाएंगे यूजिंग दिस हेल्थ सेस मनी। इससे क्या फायदा होगा, अब याद करो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पिलर 1 में देखा था, उसका जो बेनिफिशियरी है तो एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट में देयर हैज टू बी सम हॉस्पिटल, ओनली देन ही कैन गेट द मेडिकल ट्रीटमेंट। बीमे का आप क्या करोगे अगर हॉस्पिटल नहीं जहां पर इलाज हो, तो इसलिए सरकार ने क्या कहा, हेल्थ सेस लगाते हैं, उससे वहां पर हॉस्पिटल बनाएंगे ताकि ये लोग जाके अपना ट्रीटमेंट करा सके। ये सब तो चल ही रहा था, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, हेल्थ सेस। फिर गवर्नमेंट नहीं, मजा नहीं आ रहा है, एक दो और चीज लगा देते, यूपीएससी एस्पायरेंट सुकून से बैठना नहीं चाहिए, लेट अस इंक्रीज देयर मेंटल बर्डन बाय पुटिंग 1 और 2 मोर सेस एंड सरचार्ज। तो देखिए अब तक कस्टम ड्यूटी लगती थी प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता था। अब क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों पे एक और सेस लगाते हैं जिसका नाम होगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। ये 2021 बजट में आया। फॉर एग्जांपल कि गोल्ड एंड सिल्वर के डोर बार मतलब उसकी जो भी ऐसी बिस्किट वगैरह होती है जो भी एकदम 100% प्योर नहीं है, तो उस पे कस्टम ड्यूटी लगेगी इंपोर्ट पे, यस, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा, यस, एंड देन 2.5% ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस भी लगेगा, और भी अलग अलग ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं उस पे भी लगेगा। प्रश्न अपन अचानक ऐसा क्यों किया होगा। हम लोग आगे पिलर 4 या एग्रीकल्चर में देखेंगे कि कैसे 2020 में गवर्नमेंट 3 फार्म लॉज यानी किसान कानून लाती है। उसके फार्मर्स वेयर अनहैप्पी, वो दिल्ली और सिंघू बॉर्डर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर गवर्नमेंट ने ये 3 फार्म लॉज को कैंसिल किया, लेकिन फिर भी फार्मर नाराज रहे, हमको वोट नहीं देंगे, उनको खुश कैसे करें, तो नए बजट में कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करना पड़े। सो देयरफॉर इन 2021 बजट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस वाज इंपोज्ड। अब ये सब याद नहीं रखना, कुछ रहे और वोट दे वगैरह, मैं आपको स्टोरी इसलिए बता रहा हूं कि आप क्रोनोलॉजी में बिठा सको कि अच्छा ये कब आया होगा, ये क्या नरसिम्हा राव के टाइम में आया था, मनमोहन सिंह के टाइम में आया था, नहीं ये कब आया था, आफ्टर कोरोना आया था, क्योंकि आफ्टर कोरोना 3 फार्म लॉज आए थे और उसके बाद ये नई चीज आई थी। तो अलग अलग जात के सेस सरचार्ज लगते हैं, इसमें भी और चीजों को समझते हैं। देखिए क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, ये सब चीजों को भी अगर आप बाहर से इंपोर्ट करोगे तो इस पे भी कस्टम्स ड्यूटी तो लगनी है। तो बात ऐसी है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, मतलब कितने 5 प्रोडक्ट हुए। इसमें अभी प्रेजेंट सिस्टम ऐसा है, विद इन इंडिया अगर आप ऑयल का ड्रिलिंग या रिफाइनरिंग या प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग पे यूनियन गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी लगी। जब आप इसको सेल करोगे, बेचोगे, तो स्टेट गवर्नमेंट कहेगा हमारा वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा, वैट। सो दिस इज द प्रेजेंट सिस्टम। फ्यूचर में सपोज 2032 में जब गवर्नमेंट या स्पेसिफिकली मैं बोलूं जीएसटी काउंसिल का बिल आ जाए, एंड देन दे से सपोज कि ओके फ्रॉम 2032 अब से यूनियन गवर्नमेंट इन 5 प्रोडक्ट्स पे लगाएगी सीजीएसटी, तो तब एक्साइज ड्यूटी बंद हो जाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट इन पे लगाएगी एसजीएसटी, तो तब वैल्यू एडेड टैक्स वैट बंद हो जाएगा। सो प्रेजेंटली दिस फ्यूल प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्टेड टू यूनियंस एक्साइज ड्यूटी एंड स्टेट्स वैल्यू एडेड टैक्स। हाउएवर इन फ्यूचर व्हेन जीएसटी काउंसिल डिसाइड्स तब ये बंद हो जाएंगे, उसकी जगह क्या लगेगा यूनियन का सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट्स का एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेकिन वो होना बाकी, वो कभी होगा। तो अभी समझो प्रेजेंटली पेट्रोल पे क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी, और वो एक्साइज ड्यूटी की सपोज जो 30 रुपए पर लीटर एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल। फिर 2021 बजट में गवर्नमेंट ने क्या कहा, अच्छा इस पे और क्या क्या होगा, तो एक तो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगता है, तो वो तो लगता है, वो तो लॉन्ग टाइम से लगता है, मे बी 2004 से या कभी से। नई चीज और उस पे ऐड करी, प्लस एक्स रुपीज पर लीटर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस भी लगेगा। किस पे, पेट्रोल पे। कितना लगेगा, तो पेट्रोल है तो 2.5 रुपीज पर लीटर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, और अगर डीजल है तो 4 रुपीज पर लीटर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। यहां देखो परसेंटेज में नहीं है, दिस इज नॉट इन परसेंटेज, दिस इज एब्सोल्यूट प्राइस पर लीटर, लीटर के हिसाब से 1 लीटर 2 रुपीज, डीजल है तो 4 रुपीज। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे कि आजकल पेट्रोल डीजल के प्राइस गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती है, वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है उस हिसाब से प्राइस उसके अप डाउन होते हैं। तो अगर आप परसेंटेज में सेट करोगे तो गदा जाएगी, कभी कम पैसा कभी ज्यादा, तो उन्होंने नहीं क्वांटिटी के हिसाब से रखो ताकि गवर्नमेंट को कंटीन्यूअस पैसा, क्योंकि समझो गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन होगा कि एवरी ईयर इतने लीटर तो पेट्रोल सब लोग ने खरीदना ही है, तो पर लीटर के हिसाब से इतना टैक्स हमको चाहिए, तो रुपये में एक्सप्रेस किया है कि पर लीटर 2.5 रुपीज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। फिर 2022 बजट तक आए तो नहीं अभी 1-2 सेस और लगाते हैं, कुछ खाली खाली लग रहा है, तो एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी। अब ये क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ये पेट्रोल डीजल के अंदर इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाए, कि सपोज 100 लीटर पेट्रोल हो तो उसके अंदर मान लीजिए 25% इथेनॉल मिक्स कर दिया जाए या 10% मिक्स कर दिया। इससे क्या फायदा है, इथेनॉल जो शुगर बाय प्रोडक्ट और बाकी जो दाने उसके कचरे में से बनाया जाए इथेनॉल,
100% पेट्रोल मत यूज करो, उसमें 25% इसको मिला दो, तो उस हिसाब से पेट्रोल की यूज कम हो जाएगी, बाहर से पेट्रोल इंपोर्ट कम करना पड़े, मतलब बाहर से पेट्रोल हम इंपोर्ट नहीं करते, बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं जिसको रिफाइन करके पेट्रोल बनाते हैं, तो वो सब यूज कम हो जाए और ये पॉल्यूशन कम कर देगा। सो फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। अब इसके लिए क्या करे सरकार, तो टैक्स लगाते हैं। तो समझो पेट्रोल पे क्या लगे, पेट्रोल के मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी प्लस रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस प्लस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस प्लस गवर्नमेंट का एक और नया टैक्स लगेगा, एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी। अब वो कितना लगेगा, अगर अनब्लेंडेड पेट्रोल है जिसमें इथेनॉल मिक्स नहीं किया तो 2 रुपीस लगेगा पर लीटर, लेकिन अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है तो 0 रुपये पर लीटर लगेगा। तो ऑटोमेटिकली जो भी कंपनी है वो क्या सोचे, नहीं ये नहीं ऐसा रखते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल, उस पे टैक्स कम लगेगा। तो आप कहते हैं उसमें क्या वो तो कस्टमर ही खरीदने वाला है ना, तो कंपनी वाले को क्या चिंता है, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कस्टमर बॉन्ड करता है। पर फिर आप समझो कस्टमर भी समझ जाएंगे कि अच्छा 2 रुपये महंगा पड़ता है तो मैं दूसरे पेट्रोल पंप पे जाऊँ जहाँ पर ब्लेंडेड वाला मिलता है। सो देन इट एनकरेजेस द पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनीज टू डू मोर इथेनॉल ब्लेंडिंग। सो दैट वाज अनब्लेंडेड पेट्रोल पे एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी। ये सब तो चल रहा था, ये एक और नई चीज है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स क्या है, सपोज 2019 में इंडिया में 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस हो 78 रुपीस, ये काल्पनिक नंबर है असल नहीं, सपोज 78 रुपये पर लीटर पेट्रोल इन इंडिया इन 2019। एंड सपोज फ्रांस में प्राइस चला, आप जानते हैं फ्रांस की तो करेंसी होगी यूरो, पर मान लीजिए रुपये में कन्वर्ट करके उधर भी प्राइस चला सपोज 80 रुपीस इन फ्रांस। एंड सपोज मुकेश अंबानी की रिलायंस रिफाइनरी जो जामनगर में है, जो बाहर से सऊदी अरब से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करके उसमें से पेट्रोल डीजल वगैरह बनाते हैं, सपोज दे प्रोड्यूस 100 लीटर्स। तो फिर वो क्या सोचे, अच्छा ये जो प्राइस का सब गेम चल रहा है, तो आई हैव प्रोड्यूस 100 लीटर, मैं इंडिया के लोकल मार्केट में 40 एक्सपोर्ट मतलब सेल करता हूँ और फ्रांस में 60 लीटर एक्सपोर्ट करता हूँ। ये भी हो सकता है कि वो फ्रांस में सिर्फ 40 लीटर ही एक्सपोर्ट करे, क्योंकि आप समझो ट्रांसपोर्ट का भी तो कॉस्ट लगना है, बड़े से टैंकर में भर के ले जाना है वगैरह। सो देयर विल बी सम स्टेबिलिटी अराउंड कितना एक्सपोर्ट करेगा, कितना लोकल कस्टमर को रिलायंस रिफाइनरी पेट्रोल सेल करेगा। फास्ट फॉरवर्ड करो 2022 में क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस और उसके भी पैरेलल और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जिसके चलते यूरोप में पेट्रोल के प्राइस बहुत बढ़ गए कि फ्रांस में 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको करीब 160 रुपीस लग जाए। इंडिया में भी प्राइस बढ़े हैं, सपोज 108 रुपीस पर लीटर। तो अब आप सोचो मुकेश अंबानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो क्या सोचेगा, पहले इधर 78 था इधर 80 था, तो ठीक है 2 रुपए का फर्क था, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी था, तो आई वाज नॉट गोइंग टू एक्सपोर्ट टू मच बिकॉज़ टैंकर भी वहां तक भेजने का मुझे खर्चा था। पर अभी जो डिफरेंस है वो काफी बदल गया है। सो नाउ मुकेश अंबानी क्या सोचेंगे, नहीं भाई अप्रत्याशित मुनाफा है, विंडफॉल प्रॉफिट, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो अब तो मतलब ये धनाधन फ्रांस में ही मुझे तो सपोज रिलायंस जामनगर रिफाइनरी 100 लीटर पेट्रोल प्रोड्यूस करे, तो मैं तो 100 लीटर सीधे का सीधा फ्रांस में ही बेच देता हूँ, इंडिया के कस्टमर को तो 0 लीटर कुछ उनको देने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट इफ आई एक्सपोर्ट इट टू फ्रांस। और ऐसा क्यों हो रहा है सडनली, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस, और भी पैरेलल तकलीफ है, यूएस फेड टेपरिंग, अमेरिकन के सामने यूरोप की इकोनॉमी में जो स्लोडाउन और उसके चलते एक्सवाइजेड करेंसी एक्सचेंज के प्रॉब्लम्स। सो दिस इज द सीन। अब आप सोचो इससे मुकेश अंबानी खुश हो सकते हैं, बट हमारा सैड स्माइली हो जाए, क्राइम स्माइली, क्योंकि इंडिया में पेट्रोल अवेलेबल ही ना रहे, सारा पेट्रोल एक्सपोर्ट हो जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि लेट्स स्टॉप दिस। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि नाउ वी विल इंपोज विंडफॉल टैक्स ऑन यू, मतलब कौन, इंडियन रिफाइनरी कंपनीज, कि जब भी वो बाहर ऐसा एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर हम लोग ज्यादा टैक्स मांगेंगे। तो अपने आप फिर क्या होगा, वो ज्यादा टैक्स मांगेंगे तो इसको प्रॉफिट कम दिखेगा, तो उससे इससे तो अच्छा मैं लोकल पब्लिक को भी बेचूं कि वहां मुझे टैक्स कम है, और ज्यादा टैक्स मांगेगा तो फ्रांस के लिए ये जो भी इंडिया से पेट्रोल उधर पहुंच रहा है वो पहले से भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, तो फ्रांस की भी पब्लिक इंडिया का पेट्रोल नहीं लेगी, तो बहुत महंगा है। सो देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू इंपोज विंडफॉल टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल डीजल एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अब समझो विंडफॉल गेन, अप्रत्याशित मुनाफा मतलब क्या, अनएक्सपेक्टेड अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट, कभी सोचा नहीं हो जीवन में ऐसे ही मुनाफा हो जाए। ऐसी चीज पे गवर्नमेंट अगर कोई टैक्स लगाए उसको हम कहते हैं विंडफॉल टैक्स। इट इज अ निकनेम गिवन टू टैक्स व्हेन इट इज लिवाइड ऑन एन अनफोर्सीन और अनएक्सपेक्टेडली लार्ज प्रॉफिट। जैसे कि 2022 में मैंने आपको बताया फ्यूल प्राइसेस फॉरेन मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में अचानक से चेंज हो गए, तो अब इंडिया की जो भी रिफाइनरी वो ज्यादा पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट कर देगी और उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, तो उस प्रॉफिट पर सामने इंडिया में सप्लाई की शॉर्टेज नहीं हो जाए, उन सबको देखकर गवर्नमेंट डिसाइडेड वी विल इंपोज सम विंडफॉल टैक्स ऑन दिस पेट्रोलियम रिफाइनरीज। तो प्रश्न क्या टैक्स है, किधर लगेगा, तब समझो टैक्स कुछ ऐसा 2022 से चालू हुआ, जब भी ये लोग, देखिए असल में हो क्या रहा है कि जब मुकेश अंबानी सऊदी अरब से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो आप जानते हैं टैक्स लगता है कस्टम्स ड्यूटी, करेक्ट। अगर उसको वो वापस एक्सपोर्ट करेंगे तो वो भी करेक्ट है, तो देखो कस्टम्स ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट, करेक्ट, दैट विल बी एप्लीकेबल, वो तो है ही। एडिशनली गवर्नमेंट ने बोला स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी सईद, इसी को विंडफॉल टैक्स कहा गया। कस्टम ड्यूटी तो लगता ही था एक्सपोर्ट पे, एक नया टैक्स लगा सईद, दैट इज स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, और उसी को बोला गया कि ये विंडफॉल टैक्स है। अब ये सईद कितना लगता है, पेट्रोल एक्सपोर्ट किया तो 6 रुपये पर लीटर, डीजल एक्सपोर्ट किया 12 रुपये पर लीटर, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एक्सपोर्ट किया 6 रुपये पर लीटर, ये 2022 के प्राइस है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या देख रही है कि अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो फिर वो ये टैक्स को रिड्यूस कर देती है, स्टॉप कर देती है, अलग अलग महीने में अलग अलग न्यूज़पेपर हेडलाइंस बनती है। और हाँ इसके ऊपर और जो 500 के खर्चा लगते रहते हैं वो भी लगते होंगे। तो दिस स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल डीजल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसी को बोला गया दिस इज विंडफॉल टैक्स, विंडफॉल टैक्स। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अच्छा ये जो विंडफॉल टैक्स है क्या ये सिर्फ पेट्रोल डीजल पे लगा सकते हैं, तो जब ऐसी कोई शर्त नहीं है, इफ गवर्नमेंट फील्स की कोई अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट किसी को हो रहा है, ऐसी हर चीज पे डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे गवर्नमेंट ऐसी एडिशनल चीज मांग सकती है। कुछ लोग ये प्रश्न करेंगे कि अच्छा बिटकॉइन प्रॉफिट पे 30% कैपिटल गेन टैक्स सरकार ने लगाया, तो क्या उसको भी हम विंडफॉल टैक्स कहेंगे। तो भाई आप समझो जर्नलिस्ट न्यूज़पेपर गवर्नमेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं थे, किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि वो विंडफॉल टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स दैट इज करेक्ट, पर स्पेसिफिक वो नहीं बोले कि विंडफॉल टैक्स है, सो वी शुड नॉट कॉल इट विंडफॉल टैक्स। यहाँ तो स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर्स आर यूजिंग द वर्ड कंटीन्यूअसली कि मुकेश अंबानी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और इस पे विंडफॉल टैक्स लग रहा है, सो वी हैव टू एक्सेप्ट कि जो कस्टम ड्यूटी लगती है एडिशनली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी सही लग रही है, ये सही है, वही विंडफॉल टैक्स। कुछ लोग ये कहेंगे देखो एक्साइज ड्यूटी तो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है ऐसा आपने बोला, लेकिन यहाँ तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे लगा रही है, तो ये कैसे। तब समझो एक्सपोर्ट भी जो कर रहे थे मैन्युफैक्चर तो कर ही रहा है ना, तो उसके नाम पे गवर्नमेंट मांग रही है, पर कंडीशन के साथ कि आप ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हम इस पे एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। बाकी आपको दिक्कत है यू कैन ऑलवेज सेंड योर सजेशंस टू फाइनेंस मिनिस्टर, वो चेंज करे तो मुझे बताना। एक एक लाइन के मुद्दे हैं, एक एक लाइन में याद रखने, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल और डीजल का प्राइस कैसे डिसाइड होता है और उस पर क्या ये जो टैक्स लगते हैं, ऑयल बॉन्ड क्या है, सब्सिडी देने की बात है, ये सब क्या है। एक जमाने में मतलब राजीव गांधी इंदिरा गांधी के टाइम पे पेट्रोल और डीजल की कीमतें सरकार तय करती थी। वंस अपॉन अ टाइम गवर्नमेंट डिसाइडेड द प्राइसेस। तो सपोज इंडियन ऑयल या रिलायंस पेट्रोल पंप जो भी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम 25 रुपीज में पेट्रोल सेल करना चाहते हैं या डीजल सेल करना चाहते हैं, तो ये सब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज गवर्नमेंट कहीं नहीं 25 टू एक्सपेंसिव, ये तो गरीब किसान है और इनको अपना डीजल पंप सेट चलाना, इरिगेशन करना है, तो
सेल द डीजल फॉर ओनली 20 रुपीज पर लीटर। तो इंडस्ट्री क्या चाहती है, वॉन्ट्स 25, गवर्नमेंट क्या एडमिनिस्टर कर रही है कि 20 में बेचो, तो लॉस कितना होगा, 5 रुपीज। तो गवर्नमेंट ये बोलती है अच्छा मैं मतलब इंदिरा गांधी, ये जो इंडियन ऑयल कंपनी इसको 5 रुपये का लॉस हुआ, तो उसकी मैं आपको सब्सिडी के रूप में 5 रुपीज ट्रांसफर कर दूंगी, और ये सीधा कैश में नहीं मिलेगा, इट विल बी गिवन बाय लॉन्ग टर्म ऑयल बॉन्ड्स। इसको समझते हैं, गवर्नमेंट ने क्या बोला, 25 रुपीज में डीजल को 20 रुपीज में आप सेल करो, तो चीप डीजल इज बीइंग सोल्ड। अब इसे इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम इन सबको लॉस हो गया कितना, 5 रुपये का। तो गवर्नमेंट उनको 5 रुपये कैश नहीं दे रही है, गवर्नमेंट उनको सामने ऑयल बॉन्ड्स दे रही है। सो गवर्नमेंट वांट्स टू गिव 5 रुपीज सब्सिडी, बट गवर्नमेंट डज नॉट हैव कैश, पैसा तो है नहीं, इसलिए सरकार ने उनको दे दिया ऑयल बॉन्ड्स कि ये तुम रखो, सपोज ये 1000 रुपये का बॉन्ड है, इस पर हम आपको 12% इंटरेस्ट पे करेंगे, और ये सारी रकमें ये आपको 20-30 ईयर्स के बाद रीपे करेंगे। सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टू बी रीपेड आफ्टर एक्स नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसे ऑयल बॉन्ड्स इशू किए गए और कंपनियों को दे दिए। तो आप समझो, अगर मैं मृणाल कोई बॉन्ड खरीदूं तो मुझे प्राइस पे करना था, और सामने वो मुझे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करती कंपनी, सपोज रिलायंस कंपनी। इधर ऐसा नहीं है, इधर ऑयल कंपनी गवर्नमेंट को कोई 0 रुपीज दे रही है, गवर्नमेंट खुद से उनको पैसा देना चाहती है, पर पैसा है नहीं, तो बोला अब ये बॉन्ड रखो, और ये बॉन्ड के बदले में आपको बाद में प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रिटर्न करूं। सो कंपनीज आर नॉट गिविंग मनी टू गवर्नमेंट, कोई प्रिंसिपल इन्वेस्ट नहीं किया कंपनी ने, ये तो सरकारी पूरा प्रिंसिपल इंटरेस्ट उनको वापस करी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी दी। तो ये हो गए ऑयल बॉन्ड्स। ये तो सब चल ही रहा था, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 2014 तक सरकार को लगा कि ये जो पेट्रोल डीजल पे इतना सब हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, इट इज सस्टेनेबल, इट इज नॉट सस्टेनेबल। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया पेट्रोल डीजल के प्राइस को डी कंट्रोल करते हैं, कि हम अब सरकार तय नहीं करेगी, सरकार ने बोला कि अब सिर्फ मार्केट डिसाइड करे। तो इसको हम कहते हैं डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम। वो ऐसी बात है कि डेली बेसिस पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी चेक करेंगी कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, उस हिसाब से वो अपने पेट्रोल डीजल के प्राइस चेंज कर देंगे। इसके फॉर्मूला है, उसको हम कहते हैं ट्रेड पैरिटी प्राइस फॉर्मूला। वो कैसे काम करती है, वी विल नॉट प्रिपेयर सफिशिएंट टू नो कि इंटरनेशनल प्राइस अगर चेंज होगा, कम ज्यादा होगा, तो लोकल प्राइस भी कम ज्यादा होगा। सो प्राइसेस आर रिवाइज्ड डेली बेस्ड ऑन द मूवमेंट इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो मतलब गवर्नमेंट अब सब्सिडी नहीं देगी, ना ही गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट डज नॉट डिसाइड प्राइस, गवर्नमेंट डज नॉट गिव सब्सिडी ऑन पेट्रोल डीजल। तो सब्सिडी हम नहीं देंगे, उल्टा हम टैक्स मांगेंगे। याद करो, यूनियन गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी मांगेगा, स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल पे वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट मांगेगा। अब ये तो सब चल ही रहा है, एंड धीरे धीरे सिंस 2014 अब गवर्नमेंट सब्सिडी देती नहीं, अब तो सिस्टम बंद हो गया। पर तकलीफ आप समझो, जो प्रीवियस गवर्नमेंट होंगी, यूपीए कांग्रेस वगैरह, उन्होंने भारत पेट्रोलियम को मान लीजिए 20 ईयर टेन्योर का बॉन्ड इशू किया था, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने उनको चुकाना है, और 20 साल तक वो तो चुकाना है। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट भले उन्होंने पेट्रोल डीजल सब्सिडी स्टॉप कर दी हो, पर पास्ट के जो बॉन्ड्स हैं उनको तो ऑनर करना पड़ेगा, इसलिए उनका भी अभी पेमेंट चालू है। और ऐसा जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी पेट्रोल डीजल सेल करी, मैंने बताया सेल करने पर लगती है यूनियन गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी, तो एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और उसी में से धीरे धीरे ये बॉन्ड का रीपेमेंट भी करे। तो अल्टीमेटली हु इज बियरिंग द बर्डन, कस्टमर भाई, कस्टमर। एक्साइज ड्यूटी वगैरह सारे कस्टमर पे कर रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट वापस उसको दे रही। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि हम लोग एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये सब लॉसेस को कवर करना है, वी हैव टू रीपे द बॉन्ड्स इशूड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, इसलिए हम एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करेंगे, ये तो पेट्रोल डीजल महंगा महंगा रहेगा। अब कुछ लोग इधर एजेंडा उठा लेते हैं, उनका ये कहना है कि मान लीजिए कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने 2013 में ऑयल बैंड इशू किया था ऑयल कंपनीज को, एंड सपोज वो 20 ईयर्स की उसकी मैच्योरिटी हो, तो 20 ईयर्स मतलब 2032 तक उसका अल्टीमेट पेमेंट करना है। तो गवर्नमेंट प्रेजेंटली 2023 में व्हाई नॉट रिड्यूस द पेट्रोल टैक्सेस राइट नाउ, इसका तो फाइनल सब प्रिंसिपल पेमेंट तो 2032 तक आएगा ना, तभी 2023 में क्या अभी तो एक्साइज ड्यूटी कम करो। तो मैं उसमें आपको क्या बोलूंगा, या आरटीआई फाइल करो, पीआईएल फाइल करो, प्राइम मिनिस्टर को सजेशन भेजो। गवर्नमेंट तो कोई टैक्स कैसे कम कर सकती है, सी गवर्नमेंट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ मनी टू रन लॉट्स ऑफ स्कीम्स। हम लोग देखेंगे गरीबों के लिए एक मनरेगा स्कीम है कि जहां पर उनको विलेज में 100 दिन का काम दिया, उसमें 40,000 करोड़ का खर्चा आता है, और ये तो ये स्कीम है, तो हजारों स्कीम, हजार तो नहीं पर चल रही है जो भी एटलीस्ट 50 to 100। तो गवर्नमेंट अगर टैक्स लेना छोड़ देगी तो कैसे चलेगा, सो दे कैन नॉट स्टॉप इट। अब जहां तक ये बात है कि हमको ये पुराना पे करना है या इसकी डेडलाइन है, तो आप समझो कुछ तो पॉलिटिकल बिकरिंग हमेशा चलती रहेगी कि कांग्रेस ने ये किया था वो किया था, तो जो न्यूज़पेपर हेडलाइन बनेगी वो तो उसी हिसाब से बनेगी। हमको टॉपिक समझना था, हमने समझ लिया कि ऑयल बॉन्ड क्या है, उसका रीपेमेंट का प्रॉब्लम क्या है। सो यूजुअली गवर्नमेंट विल नॉट रिड्यूस द एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल। हावेवर कभी कभी लगे यूपी में पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, इसको अपोजिशन पार्टी मुद्दा बना देगी, तो फिर बीच में कभी कभी कट भी कर देते हैं। सो समवेयर इन 2021 गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल पे थोड़ी एक्साइज ड्यूटी कम की थी। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पे कौन सा टैक्स लगता है, क्या यूनियन की एक्साइज ड्यूटी लगती है, नहीं। क्या यूनियन का जीएसटी लगता है, नहीं। इस पे सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स लगता है जिसका नाम है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। तो नीति आयोग का ये सजेशन है कि टैक्स क्यों है। एक तो आप ये बोल रहे हो कि देखो पेट्रोल डीजल पे और बिजली पे जीएसटी नहीं है, पेट्रोल डीजल बिल यूनियन का एक्साइज और स्टेट का वैट है, इलेक्ट्रिसिटी पे हमने देखा ये एक्साइज वैट वाला सिस्टम नहीं, सिर्फ स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। नीति आयोग ने ये सजेस्ट किया कि ये पुराने सब टैक्स एक्साइज वैट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी स्टॉप देम, बेटर एक ही टैक्स लगाओ जीएसटी ऑन पेट्रोल डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो स्वाभाविक है उसमें स्टेट गवर्नमेंट शेयर मालिक हो जाएगा कि भाई हमारा लॉस हो जाएगा, ये तो हमारे टैक्स थे, तुम उनको क्यों जीएसटी में लगाना चाहते हो। तो नीति आयोग ने ये कहा कि 6 ईयर कॉम्पेंसेशन फॉर स्टेट्स, 6 साल तक उनके जितनी नुकसान हो उसकी 6 साल भरपाई करे, ऐसी सरकार एक फॉर्मूला बना दे। पर ये अलग अलग टैक्स नहीं होने चाहिए, एक्साइज वैट, एक्साइज ड्यूटी वैट एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये सब खत्म करो, सिर्फ एक टैक्स रखो जीएसटी। खैर वो तो जब इंप्लीमेंट होगा तब की बात है, बट प्रेजेंटली दिस इज द प्रपोजल ऑन पेट्रोल डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो स्पेसिफिक एड वैल्यू देखा, पिगोगे देखा, मेरिट डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी समझा। इसके बाद का मुद्दा है जीएसटी, वो भी समझते हैं, बट जीएसटी रिक्वायर्स अ फ्रेश माइंड। सो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, तब तक स्लाइड ये देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
3 more minutes. One more minute. ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन। कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? देख सकते हैं, सुन सकते हैं। छवि, अक्षर, शिवांगी, कोमल, दिव्या, विशाल, गौरव, हर्ष, अंकिता, अर्पिता, नंदन, सरीजस, वी मूव फॉरवर्ड। तो देखिए, कुल मिलाकर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क, और उस पे 25 जाति के सेस लगते हैं जो हमने देखे। देन 5 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स, कौन से? पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इनके मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी। आप समझो बात क्या चली। सपोज देयर इज क्रूड ऑयल, अगर हमने यूएई से इंपोर्ट किया तो कस्टम ड्यूटी है, लेकिन क्रूड ऑयल अगर आसाम में अंदर ही बना गया, उनके जो भी ऑयल वेल्स है, तो एक्साइज ड्यूटी। तो कस्टम एंड एक्साइज। बाकी जितनी गुड्स एंड सर्विसेज है ज्यादातर उन पे लगता है जीएसटी। अब कुछ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज पे 0% जीएसटी है, वो क्या मामला है कल देखेंगे। टॉबैको प्रोडक्ट इज स्पेशल थिंग, उस पे 2 टैक्स लगते हैं। एक लगता है एनसीसीडी, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी, मतलब वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पैसा ले रहे हैं, और दूसरा लगता है जीएसटी। तो टॉबैको प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू टैक्सेस, एनसीसीडी एंड जीएसटी। बाकी सब चीजों पे एक का टैक्स लगता है जो मैंने आपको बताया, कस्टम, एक्साइज, जीएसटी। अब ये जीएसटी इसका हैंडआउट काफी लंबा, पहले 35 अभी 38 पेज का हो गया, और उसके अंदर भी ऑनलाइन गेमिंग एप्स के ऊपर मुझे एटलीस्ट 1 या 2 पेज ऐड करने पड़े। तो भाई इतना क्यों उसमें डालना पड़ा? मुझे ऐसा लगता है कि जितनी गेमिंग एप्स है उनके पास बहुत पैसा है, तो क्या करें, पीआर पब्लिक रिलेशन के नाम पे न्यूज़पेपर कॉलम इसको ढेर सारा दबा के पैसा देते होंगे कि तुम ऐसा सब लॉबिंग करो कि सरकार हम पे ज्यादा टैक्स नहीं लगाए। एज अ रिजल्ट डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ कॉलम्स आर डेडिकेटेड टू ऑनलाइन गेमिंग एंड गैम्बलिंग इंडस्ट्री। तो इतने सारे टर्म्स उसमें आते रहे, खासकर अगर द हिंदू न्यूज़पेपर में आता रहे, तो हो सकता है वो यूपीएससी एग्जामिनर के भी नजर में चढ़ गया हो, तो इसलिए जबरदस्ती मुझे उसमें काफी सारा माल ऐड करना पड़ा। सो यस, पेज 7 इंक्रीज। खैर, पर फिर भी भाई 38 पेज का क्यों पढ़ना है? 2 कारण है। पहला, जीएसटी की कॉम्प्रिहेंसिव समझो, वो मेंस के लिए जरूरी है, इंक्लूडिंग मेंस का एक मुद्दा है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म में क्यों यूनियन स्टेट के झगड़े चलते हैं, उसका एक कारण होता है जीएसटी, पर वो क्यों है ऐसा, वो समझना जरूरी है। खासकर जब लंबे आर्गुमेंट्स आपको करने कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, व्हाई सम अदर सिस्टम इज नॉट द प्रॉपर अल्टरनेटिव। दूसरा एक और कारण ये है, फिर यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता, अपना प्लान भी क्या। बहुत सारे स्टेट में कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट ऑन स्टेट एक्साइज, अकाउंट ऑफिसर, ऐसी बहुत सारी जॉब्स आती है। इसमें कुछ जॉब्स ऐसी होती है कि उसमें बीकॉम कंपलसरी है, कुछ जॉब ऐसी होती है उसमें कोई भी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियर अप्लाई कर सके। तो जीएसटी की थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो तो उसके रिटर्न और इंटरेस्ट स्टेज पे काम आती है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, उस वक्त अलग से थोड़ा जो पढ़ना पड़ता है तो बहुत तकलीफ आ जाती है, क्योंकि स्टेट पीसीएस के आप जानते हैं कोचिंग क्लासेस में कोई प्रोफेशनलिज्म होता नहीं, कुछ ठीक से पढ़ाते नहीं, लेकिन वाली चीज जो है, इसलिए अभी हम मेहनत से करें। बाकी बात नींद खोने की जरूरत नहीं है, जितना याद है ठीक है, नहीं याद है तो छोड़ो। पावर पॉइंट और हैंडआउट का सीक्वेंस अलग होगा, हो सकता है पावर पॉइंट में मैं सीक्वेंस में पढ़ाऊं ये सीडी और उधर चला हुआ एबीसी, तो वो सब क्रिस्टोफर नोलन जैसा है, वो क्यों है मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने आपको बताया। क्या नाउ नेक्स्ट 1.5 लेक्चर आज का वाला कल का, वो जीएसटी को समर्पित है। जीएसटी क्या है? सपोज मैंने मोबाइल रिचार्ज किया 100 रुपये का, और पेटीएम से मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया, उन लोगों ने मुझे 10 रुपये का कैशबैक दिया। कैशबैक का यूज समझते हैं, मेरे पेटीएम वॉलेट में आ गया। नेक्स्ट टाइम सपोज मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है 100 रुपीज, तो मुझे 100 नहीं भरना है, मैं जब चेकआउट करूंगा तो 90 रुपये पे करना है, क्योंकि 10 रुपये तो ये बैलेंस से एडजस्ट हो जाएगा। 10 रुपये था ना, नेक्स्ट टाइम लाइट बिल भरना है 100 रुपये, 10 इधर से माइनस, तो 90 रुपये पे करना पड़ेगा। तो जैसे पेटीएम में मिलता है कैशबैक विच कैन बी यूज्ड फॉर सेटलिंग द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दूसरी बार बिल भरते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। जीएसटी में भी कुछ ऐसा ही होता है, और ऐसा जीएसटी में जो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप कस्टमर है, वो मिलेगा जो बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन को जो कैशबैक मिलेगा जीएसटी में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी आईटीसी। आईटीसी सिस्टम इज जस्ट लाइक पेटीएम का कैशबैक। वो क्या है, वही हम आगे समझने वाले हैं। एक केस स्टडी बनाते हैं। सपोज अनअकैडमी कंपनी के फाउंडर रोमन साइनी सोचे मुझे अनअकैडमी बनानी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? सर्वर, कंप्यूटर, वेबकैम, माइक, ये सब हो गया अनअकैडमी का इनपुट। ये सब वो अगर खरीदें विप्रो कंपनी से, सर्वर, कंप्यूटर, माइक, वेबकैम वगैरह, जिसका प्राइस हो 15 लाख रुपीस, और गवर्नमेंट कहती है ये तो सब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है ना, तो इस पे 18% जीएसटी लगेगा, और उसके भी 2 हिस्से होंगे कि 9% विल बी टेकन बाय यूनियन, 9% विल बी टेकन बाय स्टेट्स। तब समझो रोमन साइनी ने गवर्नमेंट को सीधा टैक्स नहीं भरना, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स, ये ऐसे जाएगा कि अनअकैडमी विल पे द 15 लाख रुपीस प्राइस ऑन सर्वर, कंप्यूटर, वेबकैम प्लस 18% ऑफ 15 लाख रुपीस, मतलब 2,70,000 एज जीएसटी। ये पूरी रकम जाएगी अनअकैडमी से विप्रो कंपनी को, और फिर विप्रो कंपनी इसमें से 2,70,000 रुपीस जीएसटी के नाम पे गवर्नमेंट में डिपॉजिट करेगी, जिसमें से हाफ हाफ, थोड़ा यूनियन को मिले, थोड़ा स्टेट को मिले। सो दिस इज सीन 1। अभी आगे समझो, अनअकैडमी कंपनी आउटपुट जनरेट करेगी क्या? ऑनलाइन कोचिंग सर्विस। मान लीजिए इस पे कंपनी ने सोचा हो कि हम 100 स्टूडेंट की बैच लॉन्च करें, तो उसमें 15 लाख रुपीस का प्रॉफिट होना चाहिए। सपोज दैट इज द प्लान। तब समझो कंपनी का इनपुट कॉस्ट क्या था? 15 लाख रुपीस। कैसे? सर्वर, कंप्यूटर, वेबकैम, माइक, 15 लाख रुपीस, ये उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और वो क्या चाहते हैं? हमें 15 लाख का प्रॉफिट चाहिए उस पे। तो 15 प्लस 15 सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? 30 लाख रुपीस। मतलब अगर 100 स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट से आप 30-30 हज़ार लो या कुछ हिसाब करो, सो दैट कलेक्टिवली द एंटायर बैच जनरेट्स 30 लाख रुपीस। तब समझो आउटपुट क्या है? ऑनलाइन कोचिंग सर्विस टू 100 स्टूडेंट्स, जिसका प्राइस होगा
टोटल प्राइस 30 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 100 जो भी उस हिसाब से निकले 30,000 जो भी। अब आप समझो स्टूडेंट्स ने पे करना है प्राइस प्लस जीएसटी, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखो ये जो ऑनलाइन कोचिंग सर्विस है ये भी एक जात की सर्विस है जिस पर हम 18% जीएसटी चार्ज करें। सो नाउ स्टूडेंट्स विल डिपॉजिट फीस कितनी 30 लाख रुपीस प्लस 18% जीएसटी, तो 5,40,000 जीएसटी, और इतना सारा पैसा ये स्टूडेंट्स अनअकैडमी को पे करें, मतलब 35,40,000 रुपीस कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स। अगर ये जीएसटी स्टूडेंट्स ने पे किया तो अनअकैडमी ने वो जीएसटी गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना चाहिए, क्योंकि आप समझो जीएसटी कैसी चीज स्टूडेंट सीधा इनको नहीं देंगे सरकार को, इट्स नॉट लाइक दिस, इट हैज टू गो लाइक दिस। सो स्टूडेंट्स विल पे जीएसटी टू अनअकैडमी, अनअकैडमी विल पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। तो अनअकैडमी ने कितना जीएसटी कलेक्ट किया 5,40,000 रुपीस, अब वो जीएसटी अनअकैडमी ने गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना है। तो क्या पूरा डिपॉजिट करना है? जवाब है नहीं। जस्ट लाइक पेटीएम का कैशबैक एडजस्ट होता है, इधर भी सब कैशबैक एडजस्ट होगा। सो अनअकैडमी, अब समझो ये जो अनअकैडमी मालिक रोमन साइनी ने विद्यार्थियों से लिया सारा जीएसटी सरकार में जमा नहीं करना, क्योंकि रोमन ने जितना जीएसटी टैक्स अजीम प्रेम जी को दिया था उसकी रोमन को माफी या कैशबैक या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। वैसी बात है, आप समझो पहले स्टेज ने इतना पे किया था ना वो सब कैशबैक। सो अनअकैडमी डज नॉट हैव टू डिपॉजिट 5,40,000 रुपीस बिकॉज जीएसटी प्रोवाइड्स अ कैशबैक टू द बिजनेसमैन, जिसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना कैशबैक? तो बोले भाई पिछले स्टेज में इनपुट में कितना तुमने दिया था टैक्स 270, ओके। तो आउटपुट कोचिंग सर्विस पे कलेक्ट किया 5,40,000 जीएसटी, लेकिन सामने सर्वर मोबाइल वेबकैम का सब इनपुट जो खरीदा इस पे कंपनी ने अनअकैडमी कंपनी ने विप्रो को पे किया 2,70,000। तो मतलब सपोज 100 का बिल था, 10 का कैशबैक है तो 90 भरना है। सिमिलरली इधर क्या है 540 बिल बनना है कुल, पर 270 कैशबैक है। तो अल्टीमेटली अनअकैडमी हैज टू पे ओनली 2,70,000 रुपीस टू द गवर्नमेंट एज जीएसटी। तो ये जो बीच में उनको मजा आ गया कैशबैक मिल गया, इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सबसे पहले या कोर आर्गुमेंट है जीएसटी की कि यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। आई एम गिविंग यू 40 सेकंड्स की इसको दिमाग में उतार। ऑलराइट, सो जीएसटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने समझा। बात कैसी है कि मैंने मोबाइल रिचार्ज किया 100 रुपये का, पेटीएम ने 10 रुपये कैशबैक दिया, नेक्स्ट टाइम मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना था 100, सो नाउ आई विल ओनली पे 90 रुपीस क्योंकि 10 इधर से एडजस्ट हो रहा है। जीएसटी इज आल्सो जस्ट लाइक दिस, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है। सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज जीएसटी। नाउ नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट, और इस पे मैं पहले से ही सेड स्माइली लगा देता हूं कि खराब चीज है। नाउ बिफोर वी अंडरस्टैंड कास्केडिंग इफेक्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड टू टर्म्स, सिंपल इंटरेस्ट रेट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। सादा ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये क्या है? सपोज प्रिंसिपल इज 100 रुपये, तो सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या बोलेगा कि सपोज इस पे 10% इंटरेस्ट है 2 ईयर्स के लिए, आपने या तो डिपॉजिट में रखा या लोन में लिया, 2 साल के लिए सिंपल सादा ब्याज है 10% पर ईयर। दैट मींस ईयर 1 पे इंटरेस्ट कितना चले 100 रुपये प्रिंसिपल का 10% यानी 10 रुपीस। ईयर 2 पे कितना इंटरेस्ट चले तो ओरिजिनल प्रिंसिपल 100 रुपये के ऊपर 10% यानी 10 रुपीस, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 10 + 10 यानी 20 रुपीस। सो इन सिंपल इंटरेस्ट रेट 10% 100 रुपीस फॉर 2 इयर्स इट विल टर्न आउट टू बी 2020 रुपीस। अगर कहा जाए कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है जो भी आपने लोन लिया या डिपॉजिट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ब्याज के ऊपर भी ब्याज चढ़ते रहता है तो बोझ बढ़ता है। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, प्रिंसिपल इज 100 रुपये, ईयर 1 का इंटरेस्ट क्या होगा 10% ऑफ 100 रुपये यानी 10 रुपीस। ईयर 2 का इंटरेस्ट क्या होगा? तब ये होगा कि 100 रुपये प्रिंसिपल पे 10% इंटरेस्ट चले, यस, और जो ईयर 1 का 10 रुपीस इंटरेस्ट था उसके ऊपर भी 10% इंटरेस्ट चले। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट विल बी कंपाउंडेड बिकॉज़ इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। सो नाउ टोटल हाउ मच यू हैव टू पे, प्रिंसिपल पे 10 रुपया और इंटरेस्ट के ऊपर और 10%, मतलब 10 + 11 यानी 11 रुपीस विल बी द इंटरेस्ट ऑन सेकंड ईयर। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? फर्स्ट ईयर का 10 रुपीस, सेकंड ईयर का 11 रुपीस, तो 21 रुपीस। यानी सिंपल इंटरेस्ट था 20, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट आया 21। अब ऐसा क्यों है वो सब सी सेट के क्लासेस में आप देख लेना। तो इधर आप समझो सिंपल इंटरेस्ट में हो गया 20 रुपीस, कंपाउंड इंटरेस्ट था तो हो गया 21 रुपीस। तो ये दोनों का डिफरेंस है कितना 1 रुपी। तो ये 1 रुपी का जो एक्स्ट्रा बर्डन आपको यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में आया जिसको मैं सेड स्माइली दूं, उसको क्या बोलोगे? व्हाट एक्जेक्टली इज द वर्ड फॉर दिस 1 रुपी एक्स्ट्रा बर्डन? इसको हम कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। एक प्रकार से ऐसा सोचो कि एक स्नोबॉल है, ये जैसे जैसे नीचे आएगा आप जानते हैं इसकी साइज बढ़ते जाती है। तो ये इधर ऐसा ही हो रहा है ना कि इंटरेस्ट उस पे चढ़ते चढ़ते ये ऐसा बढ़ रहा है, तो ये जो पूरी इफेक्ट इसको क्या कहते हैं? स्नोबॉलिंग इफेक्ट। बट इकोनॉमिक्स में प्रॉपर टर्म इज कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट बिकॉज देयर इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसलिए ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ता जाता है, उसका कास्केडिंग मतलब सोपानी प्रभाव। ये एक है, इसके ऊपर दूसरा है, इसके तीसरा, ऐसा सोपानी प्रभाव है। सो दिस इज कास्केडिंग इफेक्ट, एडिशनल बर्डन दैट इज पुट। अब कहा जाता है कि जीएसटी के पहले जो एक्साइज ड्यूटी थी, वैल्यू एडेड टैक्स था, ये सब के अंदर कास्केडिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम थी। सो व्हाट एक्जेक्टली इज कास्केडिंग इफेक्ट, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो केस स्टडी देखते हैं। सपोज एक जमाने में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम पे भी कोचिंग क्लास चलते थे, तो कोचिंग क्लास शुरू हो रहा है, कोचिंग वाला परचेजिंग सम चॉक एंड डस्टर, और उस जमाने में जीएसटी नहीं था। उस जमाने में यूनियन गवर्नमेंट चार्ज करती थी एक्साइज ड्यूटी, स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी सेल्स टैक्स। सो सपोज कोचिंग वाले ने 1000 रुपये के चॉक डस्टर खरीदे और उस पे मान लीजिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर 10% टैक्स लगाया जो एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स था। तो 1000 रुपये सेलिंग प्राइस के ऊपर 10% कंबाइंड एक्साइज एंड सेल टैक्स, सपोज 100 रुपये लगा। नाउ कोचिंग वाला वांट्स प्रॉफिट कि मैं ये कोचिंग क्लास चला रहा हूं, मुझे 400 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। तो अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस या कोचिंग फी क्या होनी चाहिए? तो कोचिंग वाला क्या सोचा, अच्छा 1000 रुपये तो मुझे रिकवर करने हैं, चॉक डस्टर का प्राइस है, 400 मुझे प्रॉफिट चाहिए तो वो भी रिकवर करना है, और ये जो एक्साइज एंड सेल टैक्स में मैंने 100 रुपये पे किए वो भी मुझे रिकवर करने हैं। तो यानी कि मेरी कोचिंग फी या सेलिंग प्राइस क्या होगा 1000 + 100 + 400 = 1500 रुपीस। और वो भी जब सेलिंग करेगा तो वापस गवर्नमेंट इस पे सेल टैक्स या कुछ लगाते हैं 10%, तो कोचिंग फीस पे वापस 10% टैक्स लगेगा। तो 1500 रुपीस सेलिंग प्राइस, उस पे 10% वापस से सेल टैक्स वगैरह, तो 150 रुपीस विल बी अगेन टैक्स। तो स्टूडेंट हैज टू पे हाउ मच? तो समझो स्टूडेंट ने 1500 फीस भी पे करनी है और उसके ऊपर ये 150 जो टैक्स चढ़ रहा है वो भी पे करना है, तो 1650 स्टूडेंट ने पे करने। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स, पहले ये दिमाग में उतारो टेबल क्या बोल रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज द केस। अभी क्या आया? अभी आया जीएसटी। जीएसटी अलग कैसे? कोचिंग वाले को चॉक डस्टर परचेज करना है 1000 रुपये में, मान लीजिए इधर भी सपोज रेट चलाओ 10% जीएसटी,
तो कोचिंग वाला विल हैव टू पे 10% ऑन चॉक डस्टर। तो 1000 रुपये के चॉक डस्टर पे 10% के हिसाब से 100 रुपये जीएसटी में कोचिंग वाले ने स्टेशनरी किया है। पर आप समझो कोचिंग वाला विल गेट रिफंड या इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन दिस 100 रुपये जीएसटी। कैसे वो याद करवाने के वाले एग्जांपल में हमने समझा ना, जितना पैसा रोमन साइनी ने अजीम प्रेम जी को जीएसटी के रूप में दिया है वो सब तो उसका माफ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, कैशबैक है। तो इधर भी इफेक्टिवली ये तो वापस रिफंड आ जाना है ना, तो इफेक्टिवली कोचिंग वाला सोचेगा मेरा तो जीरो ही है इसमें, मतलब ये रिकवर करना नहीं होना है, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देन कोचिंग वाला वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ 400 रुपीज ऑन हिज फीस। तो अभी कोचिंग वाले की सेलिंग प्राइस या कोचिंग फी क्या होगी? 1000 रुपये जो उसको रिकवर करना है चॉक डस्टर का, 400 रुपये जो उसको प्रॉफिट चाहिए, और जीएसटी वो स्टूडेंट से रिकवर नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है वो तो मुझे ऊपर से रिफंड में आ जाएगा। तो 0 रुपये टू बी रिकवर्ड एज जीएसटी फ्रॉम स्टूडेंट्स। बच्चों से क्या लेना है, ऊपर से माफ हो जाना है। सो नाउ हिज सेलिंग प्राइस विल बी 1000 रुपये प्लस 0 प्लस 400, मतलब 1400 रुपये उसका सेलिंग प्राइस होगा। अब ये कोचिंग फीस जो है, जो सेलिंग प्राइस है, उस पे भी वापस 10% जीएसटी तो लगेगा क्योंकि सरकार का ये नेक्स्ट स्टेज पे वापस आप सेल कर रहे हो जीएसटी। पर आप समझो 1400 के ऊपर 10% जीएसटी कितना होगा? 140 रुपीज। तो फाइनली स्टूडेंट ने कितना पे करना है? 5 प्लस 6, मतलब सीरियल नंबर पे वो तो गड़बड़ हुआ लगता है। खैर उसको कितना पे करना है? 4 प्लस 5 यानी 1400 फीस प्लस 140 रुपये का टैक्स जीएसटी। सो स्टूडेंट विल हैव टू पे हाउ मच? 1540 रुपीज। अगेन आई एम गिविंग यू 30 सेकंड, ये टेबल को दिमाग में उतारो। अभी आप कंपेयर करो कि प्रेजेंट सिस्टम जीएसटी में स्टूडेंट ने कितना पे किया? 1540 रुपीज। जो पुरानी सिस्टम थी एक्साइज सेल टैक्स वैट वाली, उसमें कितना पे किया? 1650 रुपीज। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 110 रुपए का। तो स्टूडेंट ने जो प्रीवियस सिस्टम में 110 ज्यादा पे किया, उसको मैं कहूँ सैड स्माइली। तो सैड स्माइली क्या है? कास्केडिंग इफेक्ट। जस्ट लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में क्या हो रहा था, पिछले स्टेज का जो इंटरेस्ट रेट था उसके ऊपर और इंटरेस्ट करके नेक्स्ट स्टेज पे स्नोबॉल जैसा वो बढ़ रहा था, यही चीज इधर हो रही है। पिछले स्टेज का एक्साइज वैट वगैरह ऐड हो रहा था, इसलिए स्टूडेंट हैड टू पे मोर फीस एंड दैट वाज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। आपके पास ये कैसे, मतलब ये 110 कहाँ आया, कैसे आया, समझ नहीं आया। लेट्स चेक। वापस हम याद करें कि जो भी राजीव गांधी इंदिरा गांधी का टाइम था, जब एक्साइज सेल टैक्स वाली सिस्टम थी, कोचिंग वाले ने चॉक डस्टर खरीदा जिस पर एक्साइज सेल टैक्स के नाम पे 100 रुपये उसने पे किया एक्स्ट्रा। पर ये 100 रुपये का उसको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट कैशबैक कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए कोचिंग वाले ने क्या किया है कि मुझे चाहिए प्रॉफिट 400, तो मेरा सेलिंग प्राइस होगा चॉक डस्टर के 1000 प्लस एक्साइज सेल टैक्स जो मैंने प्रीवियस स्टेज पे किया, जिसकी मुझे गवर्नमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दे रही, उसको रिकवर करना 100 रुपये प्लस 400 प्रॉफिट चाहिए, तो मैं 1500 रुपये, फिर उस पर 10% वापस सेलिंग कर रहा है तो उसका एक्साइज सेल टैक्स चला करके 1650 हुआ था। तब समझो यहाँ पर जो बर्डन बढ़ गया 110 का, वो कैसे कैसे बढ़ रहा है कि ये 100 रुपये उसको रिकवर करना है, इसको मैं कहूँ 1। दूसरा, जब वो सेलिंग प्राइस में एम्बेड हो गया बराबर, फिर वापस जब गवर्नमेंट बोली स्टेज पे भी 10% टैक्स लगेगा, तब समझो वो टैक्स कैसे लग रहा है। व्हेन गवर्नमेंट से कोचिंग फी पे 10% टैक्स, मतलब 1500 पे 10% टैक्स, इसका मतलब क्या? ये 1000 पे 100 रुपए, ये 100 पे 10 रुपए, ये 400 पे 40 रुपए, बोल के जो भी इस हिसाब से कुछ बनेगा, दैट इज 150 रुपीज। देखो ये ऐसे बन रहा है। सी गवर्नमेंट इज सेइंग कोचिंग फी पे 10% टैक्स, तो 1000 जो चॉक डस्टर का था उस पे 100 रुपये जो टैक्स पे किया उस पे वापस टैक्स चला तो 10 रुपीज, ये 400 रुपीज जो उसको प्रॉफिट है उस पे 10%, तो कितना 40, तो 100 प्लस 10 प्लस 40 तो जवाब आएगा 150। तो वो ऐसे ब्रेकअप हो रहा है, मतलब वेयर एग्जैक्टली द 110 का एक्स्ट्रा बर्डन क्यों आ गया, तो मैं ब्लू कलर से मार्क करूं। एक तो ये जो प्रीवियस स्टेज पे उसने एक्साइज और सेल टैक्स भरा था उसका 100 उसको रिकवरी लेना था, और इधर जब वो वापस से सेलिंग प्राइस में एम्बेड हुआ इधर और उस पे वापस 10% टैक्स चला तो वापस 10 रुपये ऐड हो गया, बोल के टोटल 110 का एक्स्ट्रा बर्डन चढ़ गया। अगेन आई एम गिविंग यू 30 सेकंड, ये टेबल को उतारो। बात ऐसी है, ये 100 को उसको रिकवर करना था और सेलिंग प्राइस पे जब इधर 10% टैक्स लगा तो वापस से उस पे 10 रुपये एक्स्ट्रा, यानी टोटल 110 का उसको रिकवरी। देखिए समझ आए तो बेस्ट है, नहीं समझ आया तो क्या, रट्टा मारो जिंदाबाद। इनडायरेक्ट टैक्स में बात यह है, इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट गिवन टू द सेलर, व्यापारी को अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट या पिछले स्टेज की माफी नहीं बने तो अंतिम ग्राहक पर टैक्स के ऊपर टैक्स चढ़ते रहता है। फाइनल कस्टमर विल फेस बर्डन ऑफ टैक्स ऑन टैक्स, दिस इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट, इसको करो का सोपानी प्रभाव कहते हैं। अगेन 30 सेकंड, इसको निपटाओ। ये बात ऐसी है मित्रों, आज के आज इसको खत्म कर, कल सुबह हैंड आउट पड़ेगा उसको सड़क के सांड की जगह जगह ख्याल चले जाएंगे, ये ऐसा क्या हुआ वैसा क्यों, इसलिए मैं इधर ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ, इसको इधर ही खत्म करना है। जितना समझ आया तो भी करेक्ट, नहीं समझ आया तो भी जो है वो इतना ही है, इसको याद कर लो। ऑलराइट, सो बेसिकली बोल क्या रहा है, ऊपर के स्टेज पे 100 रुपये का उसको रिकवरी चाहिए, और वही जब प्राइस के अंदर एम्बेड हुआ 100 रुपये का टैक्स, उस पे वापस 10% और चढ़ा तो 100 का 10 मतलब 10 एक्स्ट्रा, तो 100 प्लस 10 110 का बर्डन चढ़ा किस पे? पुरानी सिस्टम पे। सो प्रेजेंटली जीएसटी में इतनी फीस थी, प्रीवियस सिस्टम में इतनी ज्यादा फीस थी, तो ज्यादा फीस क्यों थी? बिकॉज ऑफ द कास्केडिंग इफेक्ट, बिकॉज स्टूडेंट हैड टू पे 110 रुपये एक्स्ट्रा व्हिच वाज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। और वो क्यों हो रहा था? बिकॉज प्रीवियस सिस्टम में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था सेलर को, इसलिए वो ज्यादा बर्डन स्टूडेंट्स पे पास करता था। अब आप कहिए तो ठीक है, अपन हाउ डज इट नेगेटिवली अफेक्ट द इकोनॉमी, इससे क्या खराब है? ठीक है ना, बच्चा पढ़े तो वो ज्यादा फीस भरेगा, और क्या भाई, इट विल एनकरेज द ब्लैक मनी एंड करप्शन। आप समझो, आप कोई भी चीज परचेज करने जाते हो, हर स्टेज पे टैक्स लगता है और उस पर भी कास्केडिंग इफेक्ट है, इससे बचना है तो बहुत आसान है, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। बात ऐसी है, जब ये कोचिंग वाले सर जब ये स्टेशनरी वाली दुकान पे जाए चॉक डस्टर खरीदने के लिए, तो स्टेशनरी वाला भी परेशानी है सेल्स वाली कि भाई गवर्नमेंट भी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट देती नहीं, तो मैं भी जिधर से चॉक डस्टर लेके आया मुझे कुछ फायदा नहीं, तो मुझे भी बर्डन है, आप पे भी बर्डन है, तो हम लोग सभी चुप रहते हैं। लेट अस नॉट डिस्क्लोज दिस, बेटर वी हाइड द ट्रांजैक्शन, बेटर वी हाइड द ट्रांजैक्शन। बिल मत दो, बिल मत लो, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा, तो किसी को टैक्स ही नहीं भरना है। सो इट विल एनकरेज द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट बिल, बिना बिल के चॉक डस्टर बेचा जाएगा, बिना बिल के आपको कोचिंग क्लास वाला एडमिशन देगा, तो गवर्नमेंट को जो भी टैक्स है ना इधर से मिले ना इधर से मिले। सो इट विल इंक्रीज द स्कोप फॉर टैक्स इवेजन एंड ब्लैक मनी। टैक्स इवेजन क्या, कर चोरी, टैक्स नहीं भरते, ब्लैक मनी क्या, जो भी पैसा इन्होंने ऐसा बचा लिया वो सब ब्लैक मनी काला धन है। आफ्टर जीएसटी व्हाट हैज हैपेंड, अब ऐसी बात है कि दुकान वाला जो चॉक डस्टर सेल कर रहा है, जो कहीं फैक्ट्री से चॉक डस्टर परचेज करके आया,
तो समझो उसको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिल ही जाएगा प्रीवियस स्टेज पे जितना पे किया टैक्स। बट इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलता है? द बिजनेसमैन हैज टू सबमिट द इनवॉइस या बिल टू द जीएसटी ऑनलाइन वेबसाइट। जो बिल है वो दिखाएगा तभी गवर्नमेंट उसको टैक्स की माफी देगी। तो ही विल इंसिस्ट कि भाई मुझे बिल दे दो तो मेरा काम हो गया। नेक्स्ट स्टेज पे जब कोचिंग वाला ये चॉक डस्टर खरीद रहा है तो वो भी इंसिस्ट करेगा कि ये दुकान वाले तुम मुझे चॉक डस्टर का बिल दो, तभी गवर्नमेंट मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट या कैशबैक देगी जो मैं आपको जीएसटी पे कर रहा हूं। एंड अल्टीमेटली स्टूडेंट ये सरप्राइज पे कर रहा है, आपको स्टूडेंट को कैशबैक नहीं मिलेगा। मैंने आपको मर्चेंट है जो सेलर है उसको ही मिलता है, ये जो एंड कस्टमर है उसको नहीं मिलता है। बट स्टिल द बेनिफिट ऊपर उसका कितना 1650 जा रहा है ना, और इधर मान लीजिए कि 1540 जा रहा है, तो स्टूडेंट को भी हैप्पी स्माइली है। सो आफ्टर जीएसटी व्हाट इज हैपनिंग, एवरीवन इंसिस्ट फॉर बिल। हर एक जो सेलर है अगर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो वो पिछले वाले सेलर को कहेगा मुझे बिल बना के दे, मुझे बिल बना के दे। और जैसे बिल बनेगा देन देयर विल बी लेस स्कोप फॉर टैक्स इवेजन, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन को हाइड नहीं कर रहे, आप दिखा रहे बिल बनाकर। और ये ऐसी सिस्टम है कि एक ही आदमी पूरी चेन में कहीं पर उसका बिल बना है तो उसको रिकवरी के लिए फिर आगे के स्टेज में पीछे के स्टेज में सब बिल बनाते रहना पड़े। सो इन अ वे इट एनकरेजेस सेल्फ पुलिसिंग, सेल्फ पुलिसिंग। क्योंकि हर एक जो चाहता है मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले, ही विल हैव टू इंसिस्ट कि मेरे आगे वाले भी मुझे बिल दे और मैं भी जिसको सेल कर रहा हूं उसको भी बिल दूं, ताकि दोनों का डिफरेंस है वो मेरा कट हो जाए। सो जीएसटी एनकरेजेस सेल्फ पुलिसिंग अमंग द ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट। सो देन देयर इज लेस स्कोप फॉर टैक्स इवेजन एंड ब्लैक मनी। तो हमने समझा जीएसटी का इकोनॉमिक एंगल क्या है और उसमें कास्केडिंग इफेक्ट क्या है वो हमने समझा। कुल मिला के वापस भाई नहीं समझ आया तो समझो पेटीएम का कैशबैक है, 100 रुपए का मोबाइल रिचार्ज करो 10 रुपए का कैशबैक है, नेक्स्ट टाइम बिल बनना है 90 100 रुपीस, देन यू हैव टू पे ओनली 90 रुपीस, क्योंकि 10 रुपीस तो वॉलेट बैलेंस से सेट हो जाता है। जीएसटी इज आल्सो लाइक दैट, आपके लिए नहीं, आप कस्टमर है, जो बिजनेसमैन है उसके लिए ये सिस्टम है। नाउ अब समझो जो जीएसटी आया तो उससे पहले भी तो चीजें आई है। मैं आपको ये कहूं कि एवेंजर मूवी आई कि जिसमें बहुत जोरदार वीएफएक्स और ग्रीन स्क्रीन का सब यूज हुआ है, तो उससे पहले भी आया होगा ना कौन सा, जुरासिक पार्क, उसमें भी सब था। अब उसको वीएफएक्स नहीं, वो जो भी ग्रीन स्क्रीन और अलग चीज थी, उससे भी पहले जो मूवीज आई होंगी उसमें और कुछ छोटी वाली टेक्नोलॉजी होगी। तो जब आप कहते हैं कि जीएसटी आ गया है, आप कहते हैं एवेंजर आ गया वीएफएक्स, बट प्रीवियस स्टेज में भी थोड़े बहुत छोटे मोटे रिफॉर्म्स होते थे। टाइटैनिक मूवी, ममी रिटर्न्स मूवी, ये सब भी अपने जमाने की ग्रेट मूवीज है, तो उसमें भी छोटा छोटा कुछ तो था ही। सिमिलरली ऐसा नहीं है कि पुरानी सिस्टम में कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं था, बट थोड़ा थोड़ा था, इसलिए वो सिस्टम इनएफिशिएंट थी। समझते हैं 80s के जमाने में यूनियन गवर्नमेंट ने का एक योजना लाते हैं मोडवेट, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। वो ऐसा था कि उसमें चॉक डस्टर कोई खरीदे कोचिंग वाला, तो उस पे जो भी एक्साइज ड्यूटी लगती थी उस पे यूनियन गवर्नमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट देती थी। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट गिवन ऑन एक्साइज ड्यूटी इन 1980s अंडर मोडवेट सिस्टम। लेकिन अगर कोई कोचिंग सर्विस सेल करे तो सर्विस टैक्स पे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट वो नहीं देते थे। उस जमाने में स्टेट गवर्नमेंट के अपने जो भी सेल टैक्स लगते थे, वैट लगते थे, उस पे वो लोग कोई ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देते। मतलब आप समझो इधर भी सब वीएफएक्स चल रहा है, अपन लो क्वालिटी का। उसके बाद 2000 में जब समझो ये टाइटैनिक मूवी एवेंजर मूवी है तो थोड़ा और वीएफएक्स क्वालिटी इंप्रूव होता है। तब यूनियन गवर्नमेंट लेके आई योजना सैनवेट। सैनवेट रीजिम या सिस्टम ऐसी थी कि अगर किसी बिजनेसमैन ने प्रीवियस स्टेज पे जितना एक्साइज ड्यूटी पे किया, सर्विस टैक्स पे किया, सर्विस टैक्स लगता था एडवर्टाइजमेंट पे, कोचिंग सर्विस पे वगैरह वगैरह, उन सब पे जो भी बिजनेसमैन है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन उस जमाने में भी जो स्टेट गवर्नमेंट का सेल टैक्स था, वैट था, उस पे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट कैशबैक कुछ नहीं था। उससे थोड़ा और आगे बढ़े ईयर 2005 तक में जो आगे ममी रिटर्न्स या जो भी मिशन इंपॉसिबल मूवी आई होगी, अभी थोड़ा और वीएफएक्स क्वालिटी इंप्रूव होगा। तब तक स्टेट गवर्नमेंट वो क्या बोलते थे कि अच्छा जो भी बिजनेसमैन ने प्रीवियस स्टेज पे चॉक डस्टर खरीदा उस पे वैट लगा, तो उस पे हम उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट देंगे। लेकिन समझो ये स्टेट का सिस्टम है तो यहाँ यूनियन वाले का कोई टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनियन की अलग सिस्टम है ना भाई, सैनवेट सिस्टम। तो यूनियन की एक्साइज सर्विस की कैशबैक की अलग सिस्टम, स्टेट वालों की वैट की अलग सिस्टम। सो लाइक दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ट्राई टू रिफॉर्म द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हाँ ये देखो सब राजीव गांधी इंदिरा गांधी के टाइम में सब गलत चला है, शेयर स्माइली, वो मुझे दिखाना पड़ा आपको ताकि आपको समझ आए कि कास्केडिंग इफेक्ट क्या है। अदरवाइज धीरे धीरे वो भी रिफॉर्म्स लेके उसको फिक्स कर रहे थे, जिसकी मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ कि ये प्योरली इतना भी खराब नहीं था, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू स्लोली स्लोली इंप्रूव द सिस्टम। करते करते हम पहुंचे कि अच्छा 80s में थोड़े रिफॉर्म्स लिए, 2000 में थोड़े रिफॉर्म लिए, 2005 में थोड़े रिफॉर्म लिए, से लेके सीधा बड़े 2017 में जब जीएसटी आया। जीएसटी आया तो उसमें क्या मजा है कि एकदम एवेंजर लेवल की वीएफएक्स क्वालिटी है, सब कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स है। ये जीएसटी ऐसी सिस्टम है कि यूनियन गवर्नमेंट के भी जो जीएसटी आपने पे किया उस पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और स्टेट गवर्नमेंट का भी जो आपने एसजीएसटी पे किया उस पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो दोनों जगह आपको फायदे, मतलब बेस्ट क्वालिटी ऑफ मूवी हैज बीन मेड। सो दैट इज जीएसटी फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स। मतलब प्रीवियस जो मूवीज बनी उसमें थोड़ा मजा, इस वाले में मैक्सिमम मजा है, दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। ये सब चीजों को और बहुत याद रखने की जरूरत नहीं, मॉडवेट सैनवेट वेट वगैरह, सिवाय कि आप स्टेट कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह की तैयारी करें, देन यू हैव टू अप्लाई ब्रेन। अदरवाइज नो नीड टू वरी अबाउट इट, सफिशिएंट टू नो कि प्रेजेंट सिस्टम में यूनियन और स्टेट के दोनों जीएसटी कंपोनेंट्स पे जो भी कैशबैक मिलता है, जिसको स्पेसिफिकली टेक्निकली हम बोले इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। ये वाली चीज आपके हैंडआउट में सब ग्राफिक्स से मैंने बताई है, वो सुकून से कल देखना। उसके अंदर बात कुल मिला के यही है कि पहले नहीं मिलता था, अभी मिलता है, दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। अब जीएसटी के हमने इकोनॉमिक एंगल तो समझे, पर जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल कि ये बना तो कैसे बना और इसको कौन कैसे इंप्लीमेंट करता है ये भी हमें समझना है, बट विद अ फ्रेश माइंड। सो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। Three more minutes.
1 more minute. ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेलिंग द वोटिंग लाइन। कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? क्या मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? टू पॉल्स में बताइए। हर्ष, ईशा, बीनू, छवि, सुप्रिया, अकबर, त्रिभुवन, अंकिता, जतिन, अनंत, डांस रिजेस, वी मूव फॉरवर्ड। देखिए, जीएसटी इकोनॉमिक्स में कैसे काम करता है थोड़ी समझ में ली। अब जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे काम करता है उसको हमें समझना है। तो जीएसटी पास करने के लिए सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करना पड़ेगा, संविधान में सुधार करना पड़ेगा। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाज प्रेजेंटेड। अब यहाँ पर आप समझो, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं कि सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की भी अप्रूवल चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट उसमें काफी चेंज आने वाले थे, तो ये ऐसा अमेंडमेंट था जहाँ पर यूनियन की पार्लियामेंट में भी मेजोरिटी से पास करना पड़े और स्टेट की विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आपको मेजोरिटी से पास कराना पड़े। मतलब उस जमाने में जितने स्टेट्स थे उसकी मेजोरिटी यानी 15 स्टेट की विधानसभा से भी उसको पास कराना पड़े। जब दोनों जगह पास हो गया तब ये चीज इंप्लीमेंट होती है। तो इंप्लीमेंट होती है इसको हम कहते हैं 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। आजादी के बाद अलग अलग टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल के ये 101वीं बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और उसके अंदर जीएसटी नाम की चीज को ऐड किया गया। सो रिमेंबर 101st अमेंडमेंट कब बना? 2016 में। रात को कोई उठा के भी जब पूछे तो भी याद होना चाहिए 101st अमेंडमेंट इज फॉर जीएसटी। अब बाकी की इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की एंगल आपके हैंड आउट में दिए, अदरवाइज लक्ष्मीकांत की पॉलिटी आने के नोट्स लेक्चर वगैरह में आप वो देख लेना कि ये स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी ये सब क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का सब्जेक्ट। अब आप समझिए जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, तो इसने मतलब क्या चेंजेस लाया है, हाउ डज इट चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो देखिए मैटर, पहले हम जाए कि 2013 में मान लीजिए कि जब ऊपर मनमोहन सिंह की सरकार, नीचे की समाजवादी पार्टी की सरकार, हु विल टैक्स ऑन सर्विसेज, सेवाओं पर कौन टैक्स मांगे, मतलब कोचिंग इज अ सर्विस तो उस पर कौन टैक्स मांगेगा। तो उनके जमाने में सिस्टम क्या था, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट सर्विस टैक्स मांग सकता था, स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर टू डिमांड टैक्स ऑन एनी सर्विस। तो जमाने में कोचिंग बेचो तो कोचिंग पे सर्विस टैक्स लगता था, स्टेट गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं लगता, क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में पावर ही नहीं था स्टेट को। नाउ आफ्टर दिस रिफॉर्म ऑफ 2016 अब क्या हुआ है, कोई भी सर्विस हो जैसे कोचिंग सर्विस, एडवर्टाइजमेंट सर्विस, एंटरटेनमेंट सर्विस, तो उस पे यूनियन गवर्नमेंट मांगेगा सेंट्रल जीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट को पावर तुम भी मौज करो, तुम भी टैक्स मांगो, तो वो मांगेगा एसजीएसटी। नॉर्मली सभी सर्विसेज पे 18% जीएसटी लगता है, इसका मतलब क्या उसमें आधा यूनियन मांगता है, 9% यूनियन का, 9% स्टेट्स का। सो दैट इज फर्स्ट रिफॉर्म। henceforth state governments are also empowered to impose tax on services, जो पहले उनके पास they had no power to impose tax on services, now they have power। दूसरा, अगर इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है, यूपी में बना सामान बिहार में एक्सपोर्ट मतलब सेल हो रहा है, इंटर स्टेट हो रहा है, तो इस पे कौन टैक्स मांगेगा? पहले सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स मांगता था, अब क्या है, अब सीएसटी बंद हो गया, अब उसकी जगह यूनियन गवर्नमेंट मांगता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। मतलब वो ऐसी चीज है, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी दो चीज मिला के बनती है, वो क्या है अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें। सफिशिएंट टू नो कि इंटर स्टेट ट्रेड पे पहले भी यूनियन टैक्स लेता था, अभी यूनियन टैक्स लेता है, बट द नेम हैज बीन चेंज्ड। प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड सेंट्रल सेल टैक्स, नाउ इट इज कॉल्ड आईजीएसटी। थर्ड क्वेश्चन, हु विल डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। केंद्र सरकार को 100 रुपए टैक्स में आए तो उसमें से स्टेट को कितना मिलना चाहिए? 41 मिलना चाहिए, 14 मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए? तो पहले सिर्फ फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता था, अभी ऐसा है कि फाइनेंस कमीशन कंटिन्यू, पर साथ ही साथ एक और चीज है जिसको कहते हैं जीएसटी काउंसिल। अब ये क्या चीज है समझते हैं। 5 प्रोडक्ट याद रखने मैंने आपको बताया, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, ये 5 चीज पे जीएसटी नहीं लगता, इस पे लगता है यूनियन का एक्साइज, स्टेट का वैट। उसके अलावा दो स्पेशल केस याद रखने, एक है इलेक्ट्रिसिटी जिस पे सिर्फ स्टेट का टैक्स लगता है, कौन सा? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा लिकर यानी पीने का दारू, वो भी ऐसा स्पेशल चीज है जिस पर स्टेट का टैक्स लगता है, उस पर यूनियन के टैक्स नहीं लगते। तो इनके अलावा बाकी जितनी चीजें हैं, मोस्ट ऑफ द अदर गुड्स एंड सर्विसेज, बिस्किट है, ब्रेड है, आइसक्रीम है, कार है, मोबाइल है, लॉटरी है, गन है, एरोप्लेन है, कोचिंग है, एडवर्टाइजमेंट, एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग इज सब्जेक्टेड टू जीएसटी। सो दिस इज द सिस्टम। ये भी आपको और क्लियर हो जाएगी जब कल तक हम ये टॉपिक को खत्म करें। तब समझो इसके अलावा जितनी चीजें हैं उन सब पे जीएसटी लगता है। फॉर एग्जांपल कार है, उस पे क्या लगेगा? जीएसटी कितना लगता है? 28%। अभी आप समझो इधर जो इंटरेस्टिंग चीज है, सपोज गुजरात में एक कार को प्रोड्यूस किया जाए एंड देन इट इज सोल्ड टू अ कस्टमर इन उत्तर प्रदेश, तो ये क्या हुआ? इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स हुआ। तो इस पे कौन टैक्स लगाएगा? मैंने आपको बताया इंटर स्टेट है तो यूनियन टैक्स मांगेगा, यूनियन कहेगा इस पे इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाते हैं 28%, तो वो टैक्स इन्होंने ले लिया, किसने? यूनियन ने। अब प्रश्न होता है हाउ टू डिवाइड दिस 28% आईजीएसटी। मैंने आपको बताया कि उसको कैसे डिवाइड करेंगे, अभी तो हम जानते हैं आधा आधा डिवाइड होगा कि 14 यूनियन को मिले, 14 स्टेट को मिले, बट हु डिसाइडेड दिस? किसके पास था ये पावर? नहीं, बोलने को तो ये भी बोल सकते थे ना कि 28% जीएसटी को ऐसे डिवाइड करते हैं, यूनियन शुड गेट 7, स्टेट शुड गेट 21, या फिर यूनियन को 21 दे दो, स्टेट को 7 दे दो, पर उन्होंने ऐसा ही क्यों डिसाइड किया कि 14 14 करना है? एंड सेकंडली स्टेट को 14 मिलेगा, वो कौन से स्टेट को मिलेगा? तो जवाब है वो यूपी को मिलेगा। आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हो, गुजरात में भी कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, एंड यू आर सेइंग कि जो 28% जीएसटी चार्ज हुआ उसमें यूनियन 14 अपने पास रखेगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और बाकी का 14 वो उत्तर प्रदेश को बेच देगा एस जीएसटी। ऐसा क्यों? उसका कारण ये है, जीएसटी ऐसी चीज है, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कस्टमर का लोकेशन कहां पर है, वेयर इज द कस्टमर, उस स्टेट को पैसा मिलता है। तो कार गुजरात में बनी, दैट इज करेक्ट, बट सोल्ड इन यूपी, तो मतलब डेस्टिनेशन क्या है? यूपी। तो यूपी में क्योंकि कस्टमर है तो यूपी स्टेट को एसजीएसटी के रूप में 14% मिलेगा। एनीवे, सो द क्वेश्चन इज हु डिसाइडेड ऑल दिस रूल्स कि कार पे 28% लगेगा, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यूनियन को 14 जाएगा सीजीएसटी एंड डेस्टिनेशन स्टेट को जाएगा 14 एज एसजीएसटी। तो जीएसटी काउंसिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका बॉस है फाइनेंस मिनिस्टर खुद, ये समिति ने ऐसे सब डिसीजन लिया कि ऐसा ही होगा। सो जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड दिस।
अभी आप गौर करो कि कार पे लगा जीएसटी 28, जिसमें यूनियन को आधा हिस्सा मतलब 14 मिला एस सीजीएसटी, सो यूनियन गॉट सम मनी। उस हिसाब से जैसे 1 लाख रुपए की कार थी तो 14,000 मिली। इसके अलावा भी यूनियन को तो और भी तो टैक्स कमाने को मिलते हैं, इनकम टैक्स है, कंपनियों के प्रॉफिट पे कॉर्पोरेशन टैक्स है, से लेकर और बहुत सारे टैक्स वो लेता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो सारे टैक्स यूनियन ने कलेक्ट किए, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सारे टैक्स में से यूनियन ने स्टेट्स को कुछ पैसा देना चाहिए, एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन ने फिर ये बोलता है कि जितना कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स या सीजीएसटी जिसमें 14 रुपए कमा लिए, इन सबके अंदर से डियर यूनियन गवर्नमेंट, ये टोटल रकम जितनी होगी सपोज 100, उसका 41% यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को देना होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि यूनियन के पास टैक्स कलेक्शन का पावर ज्यादा है, स्टेट के पास कम है। सो इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट्स। धर्मेंद्र के दो बेटे हैं, सनी देओल एंड बॉबी देओल। अभी बॉबी देओल की ठीक नहीं चलती हो इनकम, तो सनी देओल की रिस्पांसिबिलिटी है उसको थोड़ा पैसा दे। सेम थिंग हियर। सो फाइनेंस कमीशन विल डिसाइड दिस, डिसाइड व्हाट कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जो भी यूनियन के टैक्सेस है उसमें से सम ऑफ द मनी विल बी शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इट विल बी डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन मतलब 15वां नंबर का 15 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन उसका याद रखना है एनके सिंह। तो अभी समझो पूरा चित्र क्या बन रहा है। यूनियन हैज टू गिव सम मनी टू स्टेट गवर्नमेंट्स हु विल डिसाइड हाउ मच टैक्स मनी टू बी शेयर्ड विद स्टेट्स। केंद्र ने कर का कुछ पैसा राज्यों को देना है, हाँ, तो कौन डिसाइड करेगा? तो भाई आप समझो इंटरस्टेट जो ट्रेड वॉच आईजीएसटी लगा, तो उसका कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। फाइनेंस कमीशन उसमें चू नहीं करेगा, वो चुप बैठा रहेगा। लेकिन बाद में उस आईजीएसटी से यूनियन को जो सीजीएसटी मिला, उसके अलावा यूनियन के अपने टैक्स जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, बहुत सारे टैक्स जो हमने आगे देखे थे, तो उनमें से स्टेट को कितना देना है, तब जीएसटी काउंसिल चुप रहेगा, वो चू नहीं करेगा। तब फाइनेंस कमीशन, मैं बोलता हूं अच्छा कि 41% नीचे शेयर करना है। सो दैट इज हाउ द टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड रिस्पांसिबिलिटीज आर डिवाइडेड बिटवीन फाइनेंस कमीशन एंड जीएसटी काउंसिल। आई गिव यू 30 सेकंड, इसको दिमाग में उतारो। बात में कुछ दम है नहीं, पर कुछ लोग ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट करते हैं खुद के लिए। और तो मामला क्या था, इंटरस्टेट ट्रेड होता है, उस पे लगता है आईजीएसटी, उसके दो हिस्से पड़ते हैं, डेस्टिनेशन स्टेट को 14 या हाफ, और बाकी का हाफ सीजीएसटी के रूप में यूनियन को दिया। दिस वाज डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल। एंड देन ये जो भी सीजीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स के सारे टैक्स है, उसमें से भी वापस स्टेट को हिस्सा मिलेगा। इसके बाद गूगल फॉर्म में मुझे कुछ लोग क्या पूछते हैं कि अच्छा इधर यूपी स्टेट गवर्नमेंट को जो एसजीएसटी मिला 14, क्या उसमें से यूपी ने बाकी स्टेट या यूनियन को पैसा शेयर करना है? तो जवाब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा है। जो बड़ा भाई है उसने छोटे भाई को पैसा, छोटे भाई ने बड़े को पैसा नहीं देना है। बॉबी देओल डज नॉट हैव टू गिव मनी बैक टू सनी देओल। सिमिलरली स्टेट गॉट एसजीएसटी करेक्ट, तब एनके सिंह ऐसा नहीं बोलेंगे तुमको ज्यादा मिल गया तुम वापस यूनियन गवर्नमेंट को दे दो, ऐसा नहीं है भाई। इट इज नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो खिचड़ी मत करो, जितना ग्रेविटी क्या है ऊपर से चीजों को नीचे लाती है, नीचे से ऊपर नहीं ले जाती। सिमिलरली जो पैसा है वो यूनियन से स्टेट में आता है, स्टेट का टैक्स यूनियन में वापस नहीं जाता है। सो दिस वाज द मैटर। हाँ, तो ये सब कैसे आ गया? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीजों को ऐड करवाया है, जो मैंने आपको बताया कि सीजीएसटी कौन डिवाइड करेगा? फाइनेंस कमीशन। वो कैसे, वो मैंने आपको बताया। फिर एक नया आर्टिकल कुछ ऐड किया कि हम लोग एक नई चीज बनाते हैं, जीएसटी काउंसिल, जिसका बॉस होगा फाइनेंस मिनिस्टर, और इसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर एक खास चीज का उन्होंने क्लैरिटी दे दिया, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पीने वाला दारू, इट इज केप्ट आउट ऑफ जीएसटी। इन अदर वर्ड्स, पीने वाले दारू पे ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन लिवाइज स्टेट एक्साइज ड्यूटी जब उसका प्रोडक्शन होगा, और जब उसका सेल होगा तो स्टेट अपना स्टेट वेट चार्ज करेगा। मतलब दारू पे जीएसटी नहीं लगी, ऐसा क्लियर लिखा है। अब आपके पास ऐसा क्यों लिखा है? इधर भी ऐसा बॉबी देओल, सनी देओल को पैसा दे, मतलब जीएसटी होना चाहिए, दोनों यूनियन और स्टेट को मिलना चाहिए। सो लेट मी टेक यू बैक। मैंने आपको बताया कि ये जो जीएसटी अमेंडमेंट है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट विधानसभा में भी पास कराना था। उस जमाने में जितनी मान लीजिए 29 या 28 जितने भी स्टेट थे, उसके मेजोरिटी बोल के 15 स्टेट में से आपको उसे पास कराना था। तो समझो जो भी बीजेपी राज्य हो वहां पर काम हो जाए, पर पॉलिटी उस वक्त ऐसी चली हो कि कांग्रेस के भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट हो, और फिर वो लोग कहने मैं तो लीकर का टैक्स आपके साथ क्यों शेयर करूं, मेरा तो पैसा कम पड़ जाएगा वगैरह। तो टू कीप एवरीवन इन गुड ह्यूमर, डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज करो। तो इधर मोदी सरकार ने कॉम्प्रोमाइज किया कि ठीक है स्टेट गवर्नमेंट, हम लीकर पे टैक्स नहीं मांगते, वो आपका रहा, लेकिन आप हमें सपोर्ट करो ताकि हम इसे पास करा सकें। सो दैट्स व्हाई अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज केप्ट आउट ऑफ द जीएसटी। उस पे यूनियन टैक्स नहीं ले सकता, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है, जस्ट टू गेट देयर कॉन्फिडेंस सो दैट दे विल पास द अमेंडमेंट बिल, तभी तो ये इंप्लीमेंट होता। क्या मैं आपको बता रहा था जीएसटी काउंसिल नाम की एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बने, याद रखना सब एमसीक्यू के लिए। ये ऐसी काउंसिल या परिषद है, उसमें यूनियन की साइड से दो लोग होते हैं, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर को जो इसके चेयरमैन है, दूसरा यूनियन का मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू। वो क्या होता है आपको पॉलिटी में देखना, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, उसके नीचे ये सब मिनिस्टर होते हैं, उसके नीचे ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। मतलब आप समझो सीनियर मिनिस्टर एंड जूनियर मिनिस्टर की, सपोज निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हो और कहा जाए कि अनुराग ठाकुर या एक्सवाइजेड अदर पर्सन, उसको हम लोग मिनिस्टर फॉर स्टेट या जूनियर मिनिस्टर रखते हैं, तो दो लोग बैठेंगे। फ्रॉम यूनियन साइड 2 पीपल विल सिट। स्टेट की साइड से कितने लोग बैठेंगे? जब 31, हर स्टेट का एक मिनिस्टर जाएगा। एडिशनली ऐसे यूनियन टेरिटरी जहां पर लेजिस्लेचर है, मतलब जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी एंड दिल्ली, वो भी अपना एक एक मिनिस्टर भेजेंगे। ऐसा करके कुल जवाब आता है 31। ऑल द स्टेट्स, देन दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, विच आर यूनियन टेरिटरीज बट विद लेजिस्लेचर। मतलब थियोरेटिकली वहां उनकी विधानसभा होगी, उनका एक चीफ मिनिस्टर होगा, और उनका एक आध मिनिस्टर है, उसको वो इधर काउंसिल में भेजेंगे। अब आपके अपन जम्मू कश्मीर में तो किधर सरकार बनी है, तो उसका कौन जाएगा? तो प्रेजेंटली वहां पर जो भी गवर्नर का राज चलता है, तो गवर्नर अपना कोई भी एक स्पेशल ऑफिसर उसको कहेगा तुम जाके बैठो। सो जम्मू कश्मीर विल आल्सो हैव अ रिप्रेजेंटेटिव इनसाइड द जीएसटी काउंसिल, भले वहां पर अभी तक इलेक्शन होने बाकी है। अब ये जो 31 पीपल जो स्टेट की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें से एक को बना देंगे इस जीएसटी काउंसिल का वाइस चेयरमैन। तो फाइनेंस मिनिस्टर होगा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होगा स्टेट की साइड से। अब यहां पर जो मैंने आपको बताया, स्टेट की साइड से कितने 31, यूनियन की साइड से कितने 2 पीपल। स्टेट की साइड से 31, यूनियन की साइड से 2 पीपल। तो फिर आप कोई भी डिसीजन लेना है तो डिसीजन कैसे लोगे? आपके मेजॉरिटी वोटिंग से। भाई मेजॉरिटी वोटिंग तो मजाक नहीं बन जाएगा, यूनियन के दो ही लोग हैं, स्टेट के 31 है, तो यूनियन तो कभी अपनी बात मनवा नहीं सकता, राइट? तो यहाँ पर जो वोटिंग है वो ऐसा है कि वो एक जात का वेट एवरेज है भाड़ांक के साथ, मतलब वो a + b डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, वो ऐसा 3a + 2b डिवाइडेड बाय 5 ऐसी चीज है। मतलब कि मैं अगर कहूं वोटिंग पावर 0 से लेके 100 तक है, तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट का पावर ऐसे डिवाइड हुआ कि आउट ऑफ दिस 100 वोट्स या 100 मिलीलीटर्स, यूनियन के पास
लोग सिर्फ 2 हैं पर उनको वोटिंग पावर दिया गया 33% या 1/3 ऑफ द 100। तो मतलब कोई प्रपोजल हो कि सपोज मैं कहूँ मोबाइल गेमिंग एप्स पे 28% जीएसटी लगाओ, तो बात होगी यस या नो में वोट करना है, बराबर। तो अगर यूनियन वोट करे यस तो ऐसा मानेगा 100 में से 33 वोट्स फेवर में गए हैं यहाँ तक। अब बाकी जितने स्टेट्स हैं, स्टेट के कितने 31 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बट उनको कलेक्टिव वोटिंग पावर ऐसे डिवाइड किया कि मान लो सभी के सभी अगर यस बोल देते तो हम कहते हैं कि टोटल 67% वोट्स यस में गए। सो बेसिकली दे आर गिवन 2/3 ऑफ द 100 उतना उनका वोटिंग पावर है, तो यूनियन का भी और स्टेट का भी। अब कोई भी डिसीजन पास करना है तो थ्रेशोल्ड क्या है, सपोज यस या नो में कोई डिसीजन आपको लेना है, वोटिंग कराओगे तो वोटिंग में कितना मेजॉरिटी वोटिंग चाहिए, 51% चाहिए, कितना चाहिए, तो जवाब है टू पास एनी डिसीजन इट रिक्वायर्स 75% वोट्स, या हम कहें 100 का 3/4, वो अब गिनना मैथ्स में 100 का 3/4 निकालो 75 आए। अब आप समझो ये सिस्टम ऐसी हो गई है कि किसी भी एक की मनमानी नहीं चलेगी। मान लीजिए यूनियन ये कहे कि मुझे एक भी स्टेट का सपोर्ट नहीं चाहिए, तो यूनियन का अपना तो 33% है, 75% फेवर में वोट हो तभी पास होगा कोई चीज, सो मतलब दिस विल नॉट वर्क, सो दे रिक्वायर द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। ऑन द अदर हैंड सारे स्टेट मान लीजिए ऐसा चले कि सबकी सरकार बन जाए, कोई भी स्टेट में बीजेपी की सरकार ना, और वो लोग कहे कि हम यूनियन को बॉयकॉट करते हैं, यूनियन का एक भी प्रपोजल हम पास नहीं होने देंगे, तो भी आप समझो सारे स्टेट, मान लो सारे स्टेट में कांग्रेस सरकार हो, तो भी वो मैक्सिमम वोटिंग पावर कितना होगा 67, मतलब यहाँ तक कुछ 60 है, ये 80 है, यहाँ पर कुछ 67 होगा, तो भी वो कोई चीज पास नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पास द डिसीजन 75% वोट रिक्वायर, तो यानी यूनियन की भी मनमानी नहीं चलेगी, स्टेट की भी नहीं चलेगी, बोथ हैव टू वर्क टुगेदर, ओनली देन दे कैन हैव एटलीस्ट 75% वोट्स, ओनली देन द पर्टिकुलर प्रपोजल कैन बी पास्ड। तो ऐसे यहाँ पर ये पूरी सिस्टम है। अब कुल जो 33 मेंबर्स हैं यूनियन के 2, स्टेट के 31, ये लोग क्या करते हैं, हर चीज का वोट करने नहीं बैठेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल ट्राई टू सी कि सर्वसम्मति होती है कि नहीं, मतलब मुंह से बोल के फाइनेंस मिनिस्टर है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है गैम्बलिंग एप्स, लेट अस डू 28% जीएसटी, अगर ये सब लोग बोले यस, मतलब ओरली विदाउट राइटिंग एनीथिंग ऑन पेपर, सपोज ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एक्सएलजेड, ऑल ऑफ देम सपोज दे एग्री, तो बस वो पास हो, फिर वो वोटिंग नहीं कराएंगे। वोटिंग कब होगा, इफ ऑल 33 मेंबर्स डू नॉट यूनानिमसली एग्री, ओनली देन वोटिंग विल बी डन, और वोटिंग होगा तब ये स्पेसिफिक रूल आएंगे कि यूनियन का 33% है, मतलब ये पानी इधर तक भरेगा, स्टेट का 67 है, मतलब ये पानी इधर तक भरेगा, टोटल दोनों का फिर 75 तक हो तभी जाके प्रपोजल पास। मित्रों हमने आगे देखा था आरबीआई के अंदर देयर इज अ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एंड यूजुअली दे मीट एवरी 2 मंथ्स, 2 महीने पे वो मिलते हैं, और उसके तो मतलब कानून में लिखा था कि मिनिमम इतनी मीटिंग होनी चाहिए, सो दे आर डूइंग समथिंग। तो क्या इधर भी ऐसी कोई पैटर्न है पर्टिकुलर कि साल में इतनी बार मिलना ही है? तब समझिए फाइनेंस मिनिस्टर जो कि चेयरमैन है इस पर्टिकुलर जीएसटी काउंसिल के, टोटली उसका डिस्क्रिप्शन है कि कब उसने मीटिंग करनी है। यूजुअली या नॉर्मली एवरी 3 मंथ्स एक मीटिंग करने की कोशिश करते हैं। कोरोना में इमरजेंसी लगे तो उससे ज्यादा भी मीटिंग हो सकती है, सो नॉर्मली 3 मंथ्स पे मीटिंग होती है, कभी कभी ज्यादा भी होती है, कभी कम भी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक मैंडेट नहीं है, सो इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन। वो पढ़ना लोकसभा के मतलब 6 महीने में एक सेशन होना चाहिए, ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में रूल है, पर वो लोकसभा या राज्यसभा जिसके लिए, जीएसटी काउंसिल के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जीएसटी काउंसिल इज आल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो हमने समझा जीएसटी के इकोनॉमिक एंगल, जीएसटी के कॉन्स्टिट्यूशन एंगल हमने समझे, जीएसटी काउंसिल के क्या फंक्शन है वो समझते हैं, फिर लेक्चर खत्म करते हैं, कल बाकी चीजें समझेंगे। जीएसटी काउंसिल का एक काम क्या है, मैंने आपको बताया 5 प्रोडक्ट याद करने, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। इन पे अभी क्या लगता है, इनके मैन्युफैक्चरिंग पे यूनियन का एक्साइज और इनके सेलिंग पे स्टेट का वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी लगता है। लेकिन जिस दिन जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी कि सपोज 2032, तो तब से ये एक्साइज और वैट खत्म, उसके लिए क्या आ गया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल, डिसाइड द डेट फ्रॉम व्हिच ऑल दिस इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स विल बी रिप्लेस्ड विद जीएसटी। दूसरा उनका काम क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यूनियन और स्टेट के बीच झगड़ा चले, एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच झगड़ा चले तो उसका निपटान करेंगे। देन कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स, स्टेट्स का ये कहना है कि हमको इसमें लॉस हो रहा है, पहले जो वैट सिस्टम था उसमें हार्ट इमोजी बहुत मजा आता था, इसमें हमको कम टैक्स मिलता है जीएसटी में, देन उनको कितना कॉम्पेंसेशन या मुआवजा मिलना चाहिए वो भी डिसाइड करेगा कौन, जीएसटी काउंसिल। तीसरा जीएसटी सिस्टम मैंने आपको बताया वो क्या है, वो डेस्टिनेशन जहां पर कस्टमर बैठा है उस स्टेट को टैक्स मिलेगा। अब आप सोचो ऐसी चीज है तो वो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट के हक में नहीं है, क्योंकि उधर गरीब लोग ज्यादा हैं तो वो तो शॉपिंग कम करेंगे। तो जहां आप समझो दिल्ली या हरियाणा के अंदर ढेर सारे लोग कार खरीद रहे हैं तो उनको ज्यादा जीएसटी मिलेगी, इधर बहुत कम लोग के पास पैसा होगा, कम जीएसटी आता है उनकी स्टेट गवर्नमेंट के पास। सो देन समवन हैज टू प्रोटेक्ट देम, समवन हैज टू गिव देम एक्स्ट्रा मनी। तो ये काम भी किसका है, जीएसटी काउंसिल का, प्रोटेक्ट द नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट के इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इनजस्टिस। फॉर एग्जांपल कोरोना की दूसरी लहर जो आई मेरे ख्याल से 2021 में महीने में, तो गवर्नमेंट ने पाया एक तो ऐसी इकोनॉमी डाउन, सिक्किम वगैरह में वैसे भी पब्लिक बहुत कम शॉपिंग कर रही है लॉकडाउन वगैरह के चलते, सो हाउ टू हेल्प देम। तो ये जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया कि सिक्किम को हम 250 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा देंगे फॉर रिवाइविंग आफ्टर दिस कोरोना वेव 2.0, तो ऐसा वो कर सकते हैं। चौथा जीएसटी काउंसिल का काम है जीएसटी के रेट डिसाइड करना। मैंने आपको बताया कार पे लगता है 28% जीएसटी, कोचिंग सर्विस पे लगता है 18% जीएसटी, ये सब किसने डिसाइड किया, जब जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड दिस रेट्स। स्टैंडर्ड रेट्स हैं 5, 12, 18, 28 और भी स्पेशल रेट्स हैं, कुछ चीजों पे कम भी लगता है, वो सब जाए कल लेक्चर में देखेंगे। पांचवा काम है जीएसटी के स्पेशल रेट्स। आप समझो स्टैंडर्ड रेट कैसे हुए 5%, 12%, 18, 28, पर उसके अलावा जीएसटी काउंसिल को लगे कि नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा आ गई है, साइक्लोन, सुनामी, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी अलाउ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार केरला के अंदर फ्लड्स यानी बाढ़ आ गई, तो जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया कि अभी अब से जीएसटी में हम लोग ये रिफॉर्म लेते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रेड, इंट्रा मतलब केरला में ही पैदा हो और केरला में ही उसका सेलिंग हो। इफ समथिंग मैन्युफैक्चर्ड इन केरला एंड सोल्ड इनसाइड केरला वी विल कॉल इट इंट्रा स्टेट ट्रेड। तो उस वक्त केरला स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ किया कि भाई उस पे जीएसटी तो लगे वो तो करेक्ट है, पर उसके अलावा उस पे 1% कैलेमिटी से ऐसा तुम एक्स्ट्रा टैक्स लगा लो और उसकी मदद से तुम फ्लड रिहैबिलिटेशन करो, ऐसा 2 इयर्स के लिए हम तुमको अलाउ करते हैं। सो दिस इज जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस। दूसरा मेरे जीएसटी आप जानते हो इनडायरेक्ट टैक्स है, कैसे जाता है, तो कस्टमर ने बिस्किट खरीदा स्मॉल रिटेलर से, तो कस्टमर ने प्राइस प्लस जीएसटी भरा, तो ये जीएसटी स्मॉल रिटेलर ने क्या गवर्नमेंट में जमा करना है, जवाब है नहीं। उसमें लिमिट्स होते हैं कि ये जो स्मॉल रिटेलर है आप समझो उसने आगे होलसेलर से या ब्रिटानिया कंपनी से माल खरीदा होगा तो उस वक्त भी प्राइस प्लस जीएसटी होगा, तो वहां से गवर्नमेंट पॉइंट से कलेक्ट करेगी। उसमें बात ऐसी है, जो कोई बिजनेसमैन है जिसका एनुअल टर्नओवर या सेल्स 40 लाख रुपए से ज्यादा है और वो ऑर्डिनरी स्टेट मतलब नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट के अलावा वाले स्टेट में रहता है, तो फिर देन ही मस्ट रजिस्टर विद जीएसटीएन पोर्टल जो ऑनलाइन वेबसाइट है एंड ही मस्ट डिपॉजिट द जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम द, जो नीचे उसके नीचे लोग हैं उन सबसे वो लेगा। तब समझो कस्टमर ने स्मॉल रिटेलर को संभाल दिया, पर ये तो अब समझो उसकी 10 लाख इनकम होगी तो गवर्नमेंट उसके पास नहीं जाएगी, ना ही ये आदमी ने खुद से सरेंडर करके गवर्नमेंट के पास ले लो मेरा जीएसटी ले लो, नो इट इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल। इसने आगे जो भी पेमेंट किए होंगे, जो होलसेलर या बड़ा प्लेयर है या कंपनी है जिसकी एनुअल सेल्स 40 लाख से ज्यादा है, ही हैज टू डिपॉजिट द मनी इन द गवर्नमेंट। उसी तरह स्पेशल कैटेगरी स्टेट जिसके अंदर आते हैं नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स,
हिमालय स्टेट मतलब उत्तराखंड और ये सब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर भी था, अपन आप जानते हैं, आप, वो अलग चीज़ होगी। अभी ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, यहाँ पर लिमिट है कि जो भी बिजनेसमैन की 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा एनुअल इनकम है, ही हैज़ टू रजिस्टर विद द जीएसटी पोर्टल, और उसने नीचे से जितना पैसा आया वो जीएसटी पोर्टल में जमा करना है। तो किसने डिसाइड, ये नंबर किसने डिसाइड किया कि ये 40 लाख होगा या 20 लाख होगा? जीएसटी काउंसिल का ये फंक्शन है, दे डिसाइडेड द रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स या थ्रेशोल्ड्स फॉर द बिजनेसमैन। अब कुछ लोग इधर ये प्रश्न करते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट में ये लिमिट लो क्यों है, 20 लाख क्यों रखा है? अब समझो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, उसमें वैसे ही बिजनेसमैन और लोग गरीब हैं, उधर आप 40 लाख की लिमिट रखोगे तो शायद 1 या 2 लोग ही रजिस्टर करेंगे, तो फिर कोई इनकम ही नहीं होगी। अगर आप 20 लाख की रकम रखोगे, हो सकता है 20 ट्रेडर्स को रजिस्टर करना पड़े, तो ज़्यादा नेट बीत जाएगा ना, बेस लंबा हो जाए, तो उधर से कलेक्ट करने में मजा आए। इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे, मतलब जीएसटी काउंसिल हैज डिसाइडेड सच सेपरेट थ्रेशोल्ड्स। सो जीएसटी काउंसिल हैज डिसाइडेड दिस लिमिट्स। अब ये जो जीएसटी के अंदर ये चीजें और भी हैं, हमने कुछ चीज समझी, एक या दो, 3 स्लाइड बाकी है, सो लेट अस कंप्लीट दिस 3 स्लाइड्स, देन वी विल कंक्लूड द लेक्चर। 3 स्लाइड, चिंता मत करो। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रॉड गाइडलाइन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कि यूनियन कैन लिव टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। कृषि के, खेती बाड़ी के अलावा इनकम पे सरकार इनकम टैक्स ले सकती है। तो कितना लेना है, 5 लेना है, 20, 30? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने वो नहीं बोला है भाई, उसके लिए अलग कानून है ना, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें सब लिखा है, और उसमें भी हर साल फाइनेंस बिल के द्वारा अमेंडमेंट करते हैं और फिर लिखते हैं ये 5, 20, 30 है या न्यू टैक्स रेजिम में कुछ नया करना है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सेड दैट। कॉन्स्टिट्यूशन सेज राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। हाँ, तो मतलब उसमें क्या होना चाहिए, कौन सी तारीख को एडमिशन होना चाहिए, नहीं किया तो क्या, प्राइवेट स्कूल में गरीबों का 25% रिजर्वेशन कैसे इंप्लीमेंट होगा, उसकी टेस्ट होगी, लॉटरी होगी, कैसे होगी? कॉन्स्टिट्यूशन ने सब स्पेसिफिक नहीं बोला, उसके लिए अलग से राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है पशुओं के प्रति, जीव प्रति दया रखो, कंपैशन फॉर द एनिमल्स, इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी। हाँ, तो उसका मतलब नहीं करोगे तो क्या सजा है, आपने किसी जीव को हत्या कर दिया, क्या सजा है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा उसका कानून, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। सिमिलरली जीएसटी की जो स्केलेटन था वो मैंने आपको बताया कि आईजीएसटी होगा, एसजीएसटी, ये वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बात हो, बट स्पेसिफिकली क्या कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कोई नहीं माने तो उसको कितनी जेल होगी, वो सब के लिए देयर आर सेपरेट लॉज। सीजीएसटी एक्ट है, एसजीएसटी एक्ट है, यूनियन टेरिटरी के लिए यूटीजीएसटी एक्ट है। तो ये अलग अलग लॉज हैं, और इसको पास कराना पड़ेगा, तो कहाँ पास कराओगे? पार्लियामेंट में पास कराना पड़े, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में पास कराना पड़े, और यूनियन टेरिटरी तो अगेन पार्लियामेंट में उसका माल पास कराना पड़े। तो ये भी कानून में क्या लिखना है, क्या पेनल्टी और जेल होना चाहिए, ये भी कौन डिसाइड करता है? जब जीएसटी का जो 101st अमेंडमेंट में जीएसटी काउंसिल बनी, जीएसटी काउंसिल ने फिर मीटिंग किया, फिर उस हिसाब से पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में अलग अलग लॉज पास किए गए हैं जिससे जीएसटी इंप्लीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूनियन पार्लियामेंट में क्या क्या पास हुआ? सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, आईजीएसटी, इंडस्ट्रियल जब ट्रेड होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, आईजीएसटी। यूनियन टेरिटरी के ऊपर यूटीजीएसटी लगता है, तो उसका अलग कानून है। स्टेट वाले बोलते हैं हमारा लॉस हो रहा है, वेट में मजा आता था, तो कॉम्पेंसेशन के लिए जीएसटी कॉम्पेंसेशन का एक्ट। तो ये सब यूनियन पार्लियामेंट में पास हुए। पैरेलली स्टेट ने भी अपने स्टेट विधानसभा में कानून पास करने हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज मतलब एसजीएसटी एक्ट। आप कहते जम्मू कश्मीर का क्या है? 2017 में जब जम्मू कश्मीर एक फुल स्टेट था, तो उन्होंने भी एसजीएसटी एक्ट पास किया था, तो उधर भी जीएसटी तो था ही। उसके बाद आप जानते हैं 370 एबॉलिश हो गया। तो अब जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, विधानसभा के साथ, मतलब जैसा दिल्ली में केजरीवाल सीएम, ऐसा उधर एक जमाने में सीएम कोई बनेगा। तो जम्मू कश्मीर विच इज यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, वहां पर एसजीएसटी सिस्टम अभी भी चलेगी। लद्दाख जो अब हो गया यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब उसका कोई सीएम नहीं होगा, उधर जो भी आईएएस ऑफिसर और गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर टाइप के लोग उसको रूल करेंगे। तो उस लद्दाख में क्या होगा, यूटीजीएसटी नाम का टैक्स होगा। इसके भी रिस्पेक्टिव जो भी कानून पास होने थे वो हो चुके। तो यहाँ तक रखते हैं आज का काम, कल हम मिलेंगे तो कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट के एडवांस लेवल के कांसेप्ट समझने, यूनियन और स्टेट के कौन से टैक्स उसमें मॉडल हो गए, कौन सी चीज पे कितना जीएसटी लगता है, स्टेट्स क्यों बोलते हैं हमको कॉम्पेंसेशन, तो उसका बैक टू बैक लोन वाला क्या फंडा है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन क्या फायदे नुकसान है जीएसटी, ये सब हम लोग समझेंगे कल। तो आज के लिए इतना रखते हैं, टुमारो नाइट विल मीट। दूसरा मैं आप सबको कहना चाहूंगा भाई, लाइव में इसको अटेंड कर लेना, इसको ऑफलाइन मतलब बाद में मत देखो। मैं ऐसा नहीं बोला रोज लाइव आके हाजिर तो ये कोई राजा का दरबार, ऐसा नहीं, बट देयर आर सम टॉपिक्स मैं आपको लिस्ट बताऊं। 1 या 2 मॉनेटरी पॉलिसी, बराबर, फिर ये अपना इधर जीएसटी, फिर पिलर 3 में आएगा करेंसी एक्सचेंज, और उसके अंदर जो अलग अलग 25 चीजें चलती, फिर एक आता है जीडीपी। ये 4-5 चीजें ऐसी हैं, लाइव में समझ लिया तो उसका मजा है, क्योंकि आप समझो लाइव में यू कैन नॉट डू फास्ट फॉरवर्ड, तो जो चल रहा है उस स्पीड में आपको करना पड़े। इसको आप रिकॉर्डेड में देखो, रिकॉर्डेड में क्या होता है, 5 मिनट मजा नहीं आ रहा है, फिर मैं स्किप मार के जंप मार के देख लूं, बीच में कुछ और याद आ गया, फिर कहीं दिमाग और चला गया। एटलीस्ट इफ यू कीप डिसिप्लिन, तो लाइव ही पढ़ना है, तो फास्ट फॉरवर्ड होगा नहीं, आपको खत्म करना पड़ेगा। सो दैट विल हेल्प यू मोर। जो भी 4-5 मुद्दे मैंने बताए, सीआरआर एसएलआर, ये अपना जीएसटी, पिलर 3 में करेंसी एक्सचेंज और जीडीपी कैलकुलेशन पिलर 4 में, ये ऐसी चीजें लाइव अटेंड करोगे, इट विल हेल्प यू मोर, वो मगज में दिमाग में प्रिंट हो जाए। सो ट्राई टू अटेंड द लाइव क्लासेस, आई विल एंड द क्लास हियर, सी यू टुमारो नाइट, बेस्ट विशेस।